अस्सलाम वालेकुम जी। विलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से आप की खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम आमना नवाज है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और सदाकत क्लिनिक मरी में बतौर डायरेक्टर काम कर रही हूँ। आज इस वेबिनार में जो लोग अभी हमारे गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी और उसके बाद फिर हम आज के मौजू की तरफ जाएंगे। बेसिकली ये वेबिनार एक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज कंडक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूंगी हमारे मेहमानों का। तलाल जुबैर साहब का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगी। तलाल जुबैर साहब पिछले 16 साल से विलिंग वेज पाकिस्तान से मुंसलिक हैं। ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं और विलिंग वेज पाकिस्तान के ग्रुप डायरेक्टर भी हैं। विलिंग वेज इस्लामाबाद के डायरेक्टर भी हैं और मरी में जो सदाकत क्लिनिक है और इस्लामाबाद में विलिंग वेज है उस को हेड भी करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ वकील मुराद साहब हैं जो कि पिछले 28 साल से विलिंग वेज के इदारे से मुंसलिक हैं। ये एडिक्शन काउंसलर हैं और विलिंग वेज कराची के डायरेक्टर हैं। हमारे साथ नदीम इकबाल साहब भी हैं। ये पिछले 11 साल से विलिंग वेज की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और सदाकत क्लिनिक कराची के डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ मिस हफ्जा शाहिद हैं। ये विलिंग वेज लाहौर में बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करती हैं। पिछले 3 साल से ये विलिंग वेज के इदारे से मुंसलिक हैं और एडिक्शन के पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज की काउंसलिंग में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो क्रिस्टल मेथ एडिक्शन के हवाले से है। अभी पाकिस्तान में पिछले कोई 10-15 साल से ये ड्रग बहुत वक्त के साथ साथ बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हुए देखा गया है और खास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं उनमें ये इस मसले का बहुत ज्यादा सामना नजर आ रहा है। जब से ये पार्टीज का कल्चर कॉमन होता जा रहा है तो तब से ये क्रिस्टल मेथ की एडिक्शन भी एक वबा की तरह ही पाकिस्तान में भी फैलती जा रही है। और हम सब क्योंकि पाकिस्तान में हमारे मुख्तलिफ शहरों में हमारे हॉस्पिटल हैं और हम काम कर रहे हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट के हवाले से, तो ये पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इसका रुझान देखा गया है। पेशेंट्स इस मसले के साथ बहुत आए दिन एडमिट हो रहे हैं और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इस वजह से जो पेशेंट्स को जिसका सामना होता है और फिर फैमिलीज जो सफ़र करती हैं तो वो भी बहुत आम देखा जा रहा है। तो इस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों के साथ भी। मैं सबसे पहले तलाल जुबैर साहब से पूछना चाहूंगी कि आप शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ कि ये इसका ओरिजिन, ये इसको थोड़ी हिस्ट्री बताएं। ये क्या बला है क्रिस्टल मेथ जिसको आम अल्फाज में आइस कहते हैं और ये बहुत ही अब फैलता जा रहा है ये नशा, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। और ये जो इसकी जो केमिकल बेस्ड नशा इसको कहते हैं, यानी प्योरली सिंथेटिक नशा है और प्योरली मैन मेड नशा है, तो इसके बारे में थोड़ी आगाही हमें दें। बहुत शुक्रिया मिस आमना नवाज मुझे मौका देने का। जो क्रिस्टल मेथ है ये बुनियादी तौर पर एक सिंथेटिक ड्रग है। सिंथेटिक ड्रग किसी ऐसे ड्रग को कहते हैं जो किसी फैक्ट्री के अंदर एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में प्रिपेयर हुआ होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं, और इसका जो जेनेरिक नेम है वो मेथएम्फेटामीन है। ये आमतौर पर क्रिस्टल मैथ, क्रिस्टल, आइस और मेथएम्फेटामीन इन तमाम के नामों से जो है वो अवेलेबल होता है। बुनियादी तौर पर एक रोमानियन साइंटिस्ट ने 1887 के अंदर एक लेबोरेटरी के अंदर इस ड्रग को तैयार किया और तब तक इस ड्रग को कोई खास रिकग्निशन नहीं मिली जब तक कि 1919 के अंदर जो जापानीज थे, जब उन्होंने अपने जो जहाज भेजने थे सुसाइड मिशन के ऊपर, जो अपने पायलट्स भेजने थे, तो वो उनको ये ड्रग जो है वो
देते थे और वो सुसाइड मिशन के ऊपर जाते थे। यानी ऐसा मिशन था जिसके अंदर उन्होंने बम्बार्डमेंट करके और कोई भी जो है वो उसमें नो पॉइंट ऑफ रिटर्न था, उनके पास इतना ईंधन ही नहीं होता था कि वो वापस आ सकें। तो उनका माइंडसेट डेवलप करने के लिए, सुसाइड मिशन के लिए ये जो है वो इस्तेमाल किया गया। जब वर्ल्ड वॉर टू खासतौर पर जब स्टार्ट हुई तो फिर जर्मन्स ने इसको अडॉप्ट किया और अपने फौज को जगा के रखने के लिए कि वो सोल्जर्स उनके सोए ना, तो उनको जो है वो मेथाम्फेटामीन जो है वो इसके ड्रग्स जो है वो दिए जाते थे। बाकायदा उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं इस टैबलेट को प्रिपेयर करती थी और फिर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। 1950 के अंदर जब मैक्सिकन जो ड्रग लॉर्ड्स थे उन्होंने अमेरिका के अंदर जब बहुत ज्यादा ड्रग्स की, कोकेन की स्मगलिंग स्टार्ट की, तो फिर आइस जो है उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया। यानी आप समझे कि वो आइस जो है वो पब्लिक के हाथों में आ गई और ऐसे ड्रग लॉर्ड्स के हाथ में आ गई जिन्होंने फिर इसको दुनिया के अंदर स्प्रेड करना शुरू किया। और 1960 में 1959 और 60 के दरमियान जो फेडरल ड्रग एजेंसीज हैं अमेरिका की, उन्होंने इसको एक लीगलाइज ड्रग किया जिसको कि ओवर प्रिस्क्रिप्शन आपको किसी दवाई से मिल सकता है, किसी दवाई की दुकान से मिल सकता है, किसी केमिस्ट से। और इसके पीछे जो रीजन ये थी कि इसको एज अ स्टिमुलेंट ड्रग जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, खासतौर पर ऐसे मरीज जो कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के मरीज हैं, उनके अंदर जो है वो इसके कुछ बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। कुछ जो अपोनेंट डिफाइंड डिसऑर्डर ओडीडी के जो मरीज कहलाते हैं उनके अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। फिर ऐसे लोग जो कि वजन कम करना चाहते थे, उनके अंदर भी इसका जो प्रिस्क्राइब इस्तेमाल है, प्रिस्क्राइब इस्तेमाल का मतलब है कि किसी डॉक्टर के मशवरे से जो इस्तेमाल है उसी मिकदार और उसी वक्त के अंदर, तो वो देखा गया। उसके बाद जो स्टूडेंट थे जिनको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होती थी और रातों को जाग जाग के पढ़ाई करनी होती थी, उन्होंने इस ड्रग को जो है वो अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। और डॉक्टर्स जो पढ़ रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं, उनके अंदर इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और क्योंकि ये एक ऐसा ड्रग है जिसका एडिक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एडिक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब यह है कि आप एक दफा भी अगर ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको इसकी एडिक्शन हो सकती है। और वो फिर जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर नेचुरली उनके अंदर से जो परसेंटेज जिनको एडिक्टिव पोटेंशियल या एडिक्टिव जीन्स जिनकी ज्यादा होती है, जिन लोगों को नशे की लत लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो फिर वो एडिक्ट बन जाते हैं और अपनी पढ़ाई को छोड़ के वो रिटालिन की एडिक्शन या एम्फेटामीन की एडिक्शन के अंदर चले जाते हैं। और फिर ऐसे बहुत सारे तजर्बात से भी हमें गुजरना पड़ता है कि हमें उन डॉक्टर्स का इलाज करना पड़ता है और उनको इस नशे से जो है वो छुटकारा दिलाना पड़ता है। तो जैसे आपने बताया कि ये एक सिंथेटिक ड्रग है, प्योरली मैन मेड ड्रग है, तो क्योंकि एडिक्टिव ड्रग्स की डिफरेंट फैमिलीज हैं, तो उसके बारे में हमें बताएं कि वो कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, यानी कौन सी ऐसी फैमिलीज हैं ड्रग एडिक्टिव ड्रग्स की, और ये किस फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये जो क्रिस्टल मेथ है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि हमारे पास जब फैमिलीज आती हैं अपने पेशेंट्स को लेके, तो वो ये बताती हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि ये आइस करता है क्योंकि ये एक्टिव रहता था। और तो हम तो समझते हैं कि नशा करके तो लोग सोए रहते हैं और गुनूदगी में रहते हैं, जैसे जनरली शराब के नशे में देखा जाता है। तो आप थोड़ा गाइड करें कि किस तरह की फैमिलीज हैं नशे की, और वो किस तरह से इफेक्ट करती हैं आपके ब्रेन को और फिर मूड को और बिहेवियर्स को। बुनियादी तौर पर नशों की 5 कैटेगरीज हैं। तो पहली कैटेगरी है उसको ओपियाइड्स कहते हैं, यानी ऐसे नशे जिनके अंदर मॉर्फिन होती है या दर्द को मिटाने की सलाहियत होती है, उनको नारकोटिक्स कहते हैं। और जो ओपियाइड्स हैं ये ऐसे तमाम तर सिंथेटिक सब्सटेंस के अंदर अवेलेबल होते हैं। जैसे किसी को अगर ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई, उसके बाद तकलीफ को मिटाने के लिए जो दवा दी जाती है उन्हें नारकोटिक्स कहते हैं। प्लस जो ओपियम है इटसेल्फ या हेरोइन जो है, इसके अंदर भी
जो मॉर्फिन जो है वो शामिल होती है। दूसरा जो फैमिली है उसको हम डिप्रेसेंट्स कहते हैं। डिप्रेसेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं और हमें ड्राउजी करते हैं। जैसे हमारी जो अल्कोहल है ये बेसिकली एक डिप्रेसेंट है। अमूमन अल्कोहल को लोग स्टिमुलेंट समझते हैं कि आपको हाई करता है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो अल्कोहल है वो आपको डिप्रेस करता है, और खासतौर पर जब वो जिस्म से विड्रॉ होता है तो फिर उस पर उसकी डिप्रेसिव जो क्वालिटीज हैं वो नजर आती हैं। इसके साथ साथ बेंजोडाइजापीन्स हैं, स्लीपिंग पिल्स जो हमारी होती हैं, जिन्हें हम माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स भी कहते हैं, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर, इसी फैमिली के अंदर आती है। तीसरी कैटेगरी जो है उसके अंदर हेलुसिनोजेंस होते हैं। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं हेलुसिनोजेंस जो हमारे मूड को और हमारी जो परसेप्शन है रियलिटी के बारे में उसको चेंज कर देती हैं, हमें हकीकत को थोड़ी मुख्तलिफ तरीके से दिखाने लगती हैं। और ये वो ड्रग्स भी होते हैं जिसके अंदर साइकोसिस होने का डर होता है, जैसे कि चर्स है, जिसे हम कैनबिस कहते हैं, मारोवाना भी कहते हैं, और ऐसे केमिकल्स के अंदर टीएचसी होता है, या मैजिक मशरूम जो कि पाकिस्तान में तो इतनी अवेलेबल नहीं है, और भी इस तरीके से मिक्सिंग एंड मैचिंग ड्रग्स होते हैं जो कि इसी फैमिली के और इसी कैटेगरी के अंदर होते हैं। चौथे नंबर पे जो है वो एनाल्जेसिक स्टेरॉइड्स होते हैं, जो कि अमूमन अगर आप देखेंगे कि बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो टीके लगाते हैं अपने जिस्म को एक्स्ट्रा तवानाई देने के लिए, जिसे हम आम जुबान में स्टेरॉइड्स भी कहते हैं, और ये भी काफी एडिक्टिव पोटेंशियल रखते हैं और इसकी भी एडिक्शन जो है वो हो जाती है। और पांचवें नंबर पे जो हमारे सीएनएस स्टिमुलेंट्स हैं, ऐसे ड्रग जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो चाकू चौबंद कर देते हैं और हमारे चौदह चपक रोशन हो जाते हैं। उनमें से एक जो है वो मेथाम्फेटामीन, एम्फेटामीन और या क्रिस्टल मेथ भी है। इसकी फैमिली के अंदर जो सरफहरिस्त है वो कोकेन है, और सेकंड नंबर के ऊपर जो क्रिस्टल मेथ जो है वो ये आती है। और ये टेंडेंसी है कि अगर कोई इंसान क्रिस्टल मेथ करता है तो ये एपिसोड्स होते हैं जिसके अंदर वो 2 से 3 दिन तक जो है वो लगातार क्रिस्टल मेथ करते रहते हैं और फिर जाते रहते हैं, और फिर एक उनका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है जब दिमाग और जिस्म का जो फंक्शनिंग है वो शट डाउन हो जाती है, और फिर वो 2-2 दिन सोए रहते हैं। सो ये जो है वो क्रिस्टल मेथ जो है ये बेसिकली एक स्टिमुलेंट है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाके हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है, जगा देती है। और इसके अंदर जो है वो हमें जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत हाई अलर्ट हो जाते हैं, और उनके अंदर जो स्पीच का प्रेशर है वो बहुत बढ़ जाता है, गुफ्तगू वो ज्यादा करने लगते हैं, और उनके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तवानाई नजर आने लगती। सो ये यानी स्टिमुलेटेड एक्टिविटी, इसका जो काम है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट कर देना। तो मैं मिस अफजा से पूछना चाहूंगी कि ये जैसे इसके बारे में एडिक्शन, ये क्रिस्टल मेथ के बारे में कहा जाता है कि कोई अगर एक दफा भी अगर ये करता है तो बहुत सारे केसेस में पहली दफा पे ही लोग बहुत ज्यादा हुक्ड हो जाते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम भी 99% ये एडिक्टिव होती है और फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। यानी ये रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए बहुत मुश्किल है कि कोई इस्तेमाल करे, ये आपको इसकी लत ही लग जाती है। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे ये इतनी एडिक्टिव है, क्या ये इसका ब्रेन मैकेनिज्म होता है जब आपको ये ड्रग करता है, तो ब्रेन मैकेनिज्म क्या होता है जिसकी वजह से इसकी लत लग जाती है और चांसेस होते हैं कि पहली ही डोज में ही आप इसके एडिक्ट हो जाएं? देखिए, हर ड्रग की, कोई भी चाहे वो किसी भी फैमिली से हो, हर ड्रग की अपनी एक एडिक्टिव नेचर होती है और उसमें कुछ इंसान की जीन्स भी होती हैं जो रोल प्ले कर रही होती हैं एडिक्शन को फुल ब्लोन एपिसोड में ट्रिगर करने के लिए या लाने के लिए। लेकिन अगर बात करें सिर्फ मेथाम्फेटामीन्स की या क्रिस्टल मेथ की या आइस की, तो इसकी एडिक्टिव नेचर सबसे ज़्यादा है और बहुत रिसर्च इसमें या लिटरेचर में इस चीज़ के बारे में लिखा गया है कि एक ही बार का करना आपको इस पर एडिक्ट बना देता है। कुछ रीजंस हैं जो इसकी एडिक्टिव नेचर को सपोर्ट करते हैं जो मैं बताना चाहूँगी। जैसे सबसे ज़्यादा जो एक वजह है जो इसकी एडिक्टिव नेचर को सपोर्ट करती है वो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। क्योंकि ये एम्फेटामिन्स की फैमिली में से है, तो ओवर द काउंटर जितने भी एम्फेटामिन्स में दवाइयाँ वगैरह ये केमिकल्स मिलते हैं उन सब के कॉम्बिनेशन को एक्सट्रैक्ट करके मेथाम्फेटामिन्स बनाई जाती हैं। तो ऑलरेडी इसकी स्टिमुलेंट जो
वो एक एनर्जी है, क्वालिटी है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाती है बाकी सब ड्रग्स की निस्बत। इसीलिए आपने शायद अक्सर देखा, और हम यहाँ पर देखते भी हैं पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए, कि जब कोई क्रिस्टल मेथ की एडिक्शन के साथ आते हैं तो उनके टेस्ट में मेथाम्फेटामिन के अलावा और भी काफ़ी नशे पॉजिटिव होते हैं, जिसमें वो अक्सर इस चीज़ पे बाद में आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि मैंने सिर्फ आइस इस्तेमाल की थी। डीलर्स भी, और क्योंकि ये एक सिंथेटिक ड्रग है तो इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें मिक्स कर दी जाती हैं सिर्फ इसके हाई को इन्हांस करने के लिए, जो कि एक ही बार या 2 बार या 3 बार करने के बाद एक इंसान को इसका एडिक्ट बना देता है, क्योंकि वो उसका हाई ही इतना इंटेंस होता है। एक तो ये रीज़न है जो इसकी एडिक्टिव नेचर को सपोर्ट करती है। सेकेंडली, जैसे मैंने अभी बात की कि इसका हाई इतना इंटेंस होता है, ये इतना यूफोरिया क्रिएट करता है एक इंसान के अंदर, उसकी अवेकनिंग को बढ़ा देता है, उसकी एनर्जीज को बढ़ा देता है। फॉर द टाइम बीइंग वो अपने आप को बहुत कोई 7वें आसमान पर या बहुत एनर्जेटिक फील करना शुरू हो जाता है। और ये जो चीज़ होती है, यानी जो इंटेंस हाई होता है इस ड्रग का, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है एक इंसान को इस सारी चीज़ को, इस सारे पीरियड को दोबारा क्रेव करने के लिए। तो जैसे ही वो किसी क्रैश में गिरते हैं या वो सारा चीज़ वियर ऑफ होने लगती है, तो इंटेंस क्रेविंग्स आना शुरू हो जाती हैं, जो बाज़-औक़ात बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत एक इंसान के लिए मुश्किल से हो जाती है उसको रोकना, और वो दोबारा इस ड्रग के यूज़ पर चले जाते हैं। और जितनी दफ़ा इस ड्रग का यूज़ वो करते रहेंगे, इसकी एडिक्टिव नेचर उतनी बढ़ती जाएगी। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसकी एडिक्टिव नेचर को सपोर्ट करती है, वो ये कि इसका हाई जितना जल्दी मिलता है एक इंसान को, इसका क्रैश भी उतनी जल्दी आता है। यानी इसका हाई कोई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, एक इंसान बहुत देर तक उस यूफोरिया को एंजॉय नहीं कर सकता, वो बहुत जल्दी क्रैश में गिरता है। अब जब वो बिल्कुल इलेशन की पीक को टच करके नीचे आता है ना, तो वो नॉर्मल पर किसी सूरत भी रह नहीं सकता, वो डिप्रेशन में गिरता है। यानी अगर हम ग्राफिकल लैंग्वेज में बात करें तो अब वो डिप्रेशन, वो एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो इतनी मुश्किल हो जाती है अलॉन्ग विद इंटेंस क्रेविंग्स। यानी इंटेंस क्रेविंग्स तो साथ चल ही रही है, और उसके साथ के मूड की डिफिकल्टीज जब आना शुरू हो जाती हैं, या इंसान की फिजियोलॉजी बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाती है, तो ये चीज़ बहुत उसको पावरलेस बना देती है, और वो कंट्रोल नहीं कर पाता उन अर्जीज को, और दोबारा जाकर उस ड्रग को यूज़ कर लेता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि बाकी सब ड्रग्स में थोड़ा टाइम मिलता है। वैसे एडिक्शन हर ड्रग में आती है, लेकिन सर्वाइवल मोड तक जाने में थोड़ा टाइम लगता है। सर्वाइवल मोड को अगर मैं समझा दूँ कि जिस तरह लोग पहले रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए नशे इस्तेमाल करते हैं, या खुशी या यूफोरिया को फील करने के लिए नशे इस्तेमाल करते हैं, तो एक स्टेज आती है जब उनको नशा करने के बाद भी यूफोरिया या वो अच्छी फीलिंग्स नहीं मिल रही होती, इनका सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है कि अब वो नशा नहीं करेंगे तो उनकी फिजियोलॉजी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, उनको ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जिसको अवॉइड करने के लिए वो वापस ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो क्रिस्टल मेथ में ये चीज़ बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि आपकी ब्रेन केमिस्ट्री इतनी बुरी तरह से इसमें ख़राब होना शुरू हो जाती है। आपके ब्रेन के 2 केमिकल्स, मेन केमिकल्स इसमें बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होते हैं। एक अगर मैं नाम दूँ तो एक डोपामिन और एक गाबा। ये दोनों, इनकी इफेक्टिविटी बहुत कम होना शुरू हो जाती है, और ब्रेन में एक बहुत इम्बैलेंस सा क्रिएट हो जाता है, और ब्रेन जो है वो सिग्नल्स को मिस इंटरप्रेट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यूफोरिया और वो सारी चीज़ें तो मिलना बिल्कुल बंद हो जाती हैं, और सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है उस पेशेंट का कि बस ड्रग करना है और फिजियोलॉजी को ठीक रखना है अपनी, और ड्रग करके डिप्रेशन में से निकल कर सिर्फ नॉर्मेलिटी की क्राइटेरिया में जाना है। ये सारी चीज़ें जो है इसकी एडिक्टिव नेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसलिए एक इंसान जब ये ड्रग करता है तो वो सोचकर तो ये करता है कि इसने मूड को बहुत अच्छा कर देना है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद जब वो इस ड्रग पर एडिक्ट हो जाता है तो उसके बाद मिजरी और वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब उसका पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप बन गया इस ड्रग के साथ, ना वो छोड़ पा रहा है और ना वो इंजॉय कर रहा है इस चीज़ को। यानी आपके कहने का मतलब ये जो मैं समझी हूँ कि एक तो कि इस ड्रग का जितना ज्यादा हाई है तो फिर उसके बाद उतना ही जब उसका असर खत्म होता है तो फिर उतना लो भी होता है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये हमारा जो एक नेचुरल आपके हमारे जो ब्रेन में एक सिस्टम होता है, प्लेयर का जो एक सिस्टम होता है कि हमें फील होता है प्लेयर, तो ये उसको इतना इफेक्ट करती है कि फिर आपको नॉर्मल जो चीजें हैं उस पे भी प्लेयर नहीं मिलता, इवन ड्रग करने पे, आइस करने पे भी प्लेयर नहीं मिलता। यानी जो आपका रिवॉर्ड सेंटर है ब्रेन में, डोपामिन सेंटर जिसे हम कहेंगे, ये उसको डिसेंसिटाइज इतना ज्यादा कर देती है कि फिर आपको ज्यादा से ज्यादा ड्रग लेनी पड़ती है उस प्लेयर को फील करने के लिए। और क्योंकि इतने आपने जैसे बताया कि
इतनी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं जो कि इसमें डाले जाते हैं, यानी जो केमिकल्स टॉयलेट क्लीनर में और ड्रेन क्लीनर में डाले जाते हैं, जो केमिकल एथेनॉल वगैरह मैच ये स्टिक्स में पेंट डाले जाते हैं, बिल्कुल पेंट थिनर्स में जो केमिकल्स डाले जाते हैं, इसमें सूडो एफेड्रिन भी डाली जाती है। तो जो केमिकल्स इन सारी खतरनाक किस्म की चीजों में डाली जाते हैं, तो वही केमिकल्स आइस जो बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और मैथ लैब्स हैं जो कि जी मैथ लैब्स हैं जो कि बना लेते हैं और फिर वो यानी बना के तो फिर उसके बाद उसकी सेल की जाती है। बल्कि आइस के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इसकी कोई फिक्स रेसिपी नहीं है, एग्जैक्टली यानी इसकी कोई फिक्स्ड रेसिपी नहीं है। और हर दफा जो ड्रग पेशेंट करता है तो वो उसको पता नहीं है कि ये जो अगली डोज है इसमें कौन सा केमिकल है जो कि ज्यादा मिकदार में डाला गया है। बिल्कुल और वो हो सकता है अपनी रेगुलर डोज ही इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन वो नेक्स्ट जो डोज होती है उसमें कौन सी केमिकल किस क्वांटिटी में है वो उसको नहीं पता। और बाज़-औक़ात इस नतीजे में भी बहुत सारे ओवरडोजेस होते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। नदीम इकबाल साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म जो इसका इफेक्ट है, क्योंकि ज्यादातर लोग आइस इस्तेमाल करते हैं ये सोच के कि ये एक पार्टी ड्रग है, हम पार्टीज में जाएंगे, वीकेंड पे जाया करते हैं पार्टीज में, तो वहां पे हम कर लिया करेंगे। थोड़ा बताएं कि क्या असरात आना शुरू हो जाते हैं आइस के इस्तेमाल से? तो इसका जो सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जो कि एक एडवर्स इफेक्ट है, वो ये है कि एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि ये एक एडिक्टिव केमिकल है और एडिक्शन बजाते खुद एक क्रॉनिक डिजीज है जिसको फिर सारी जिंदगी मैनेज करना पड़ता है। इसके बाद क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल है तो कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि उनको साइकोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से पैरानोया, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स ये वाली इलामतें आती हैं और मरीज अपनी ही फैमिली को हार्म कर रहा होता है, इमोशनली हार्म कर रहा होता है, फिजिकली हार्म कर रहा होता है। बहुत दफ़ा हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि मरीज अपनी ही वाइफ पर ऐसे शकूक व शुबात का इजहार कर रहा होता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, अपने पेरेंट्स पर कर रहा होता है, अपने सिबलिंग्स पर कर रहा होता है। सो साइकोसिस एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जो कि जो आइस या क्रिस्टल मिथ का इंटेक करने वाले होते हैं, अब्यूजर होते हैं, उनमें बड़ा कॉमनली नजर आता है कि वो साइकोसिस में बहुत जल्द बहुत आसानी से चले जाते हैं। इसी तरह से एक और एडवर्स इफेक्ट है कि ये ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर देती हैं, ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ स्कैन से ये भी पता चलता है कि ब्रेन के जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ब्रेन के अगर स्ट्रक्चर पे बात की जाए तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिस्कनेक्ट हो जाता है, लिम्बिक सिस्टम डैमेज होता है, जिसकी वजह से मरीज के सोचने समझने की सलाहियत, एहसास करने की सलाहियत, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। और इस ड्रग का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये भी है कि मरीज के मूड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, वो मूड में भी जैसे बहुत अग्रेसिव रहना शुरू हो जाते हैं। बहुत हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जनरली अगर हम उनको दीगर ड्रग्स के साथ कंपेयर करें तो इन पेशेंट्स के साथ जो कि क्रिस्टल मिथ के एडिक्ट होते हैं, ज्यादा मूड मिजाज के, ज्यादा अग्रेशन, ज्यादा वायलेंस, ज्यादा साइकोटिक फीचर्स सामने आते हैं और काफी देर तक रहते हैं। और ये जो क्रिस्टल मिथ के एडिक्ट होते हैं इनकी रिकवरी में भी टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। अगर कोई दूसरी ड्रग्स के पेशेंट्स होते हैं तो वो जल्दी रिहेबिलिटेट और रिकवर होते हैं,
बट जो क्रिस्टल मिल्क के एडिक्ट्स होते हैं इनकी रिकवरी थोड़ा देर से आती है। एक और बड़ा कॉमन सा मैंने क्रिस्टल मिल्क के जो अब्यूजर्स होते हैं उनमें देखा है जो कि काफी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है कि वो बहुत जल्दी वेट लॉस कर देते हैं, उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत चेंज हो जाता है, वो बहुत स्किनी हो जाते हैं और बड़ा एजिड नजर आते हैं। यानी जनरली 35, 30 या 37 इस एज में वो 50 प्लस नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये एक इसका ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि ये बहुत जल्दी एज शो करता है। कुछ पेशेंट्स में इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये भी नजर आया कि पेशेंट्स को पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं और उनकी स्किन काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। सो ये कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं जो कि क्रिस्टल मिल्क की वजह से पैदा होते हैं। जी, स्किन प्रॉब्लम्स बड़े कॉमन है, पूरी स्किन जली हुई और एक्नी के प्रॉब्लम्स बड़े ही आम होते हैं। मेथ माउथ एक टर्म है जो यूज की जाती है, जो दांतों का जो हालात हो जाते हैं क्रिस्टल मेथ के इस्तेमाल से। यानी पहले तो दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं, फिर काले होना शुरू हो जाते हैं और फिर भुरना भी शुरू हो जाते हैं दांत। टूथ डिके वैसे भी जितने भी स्टिमुलेंट ड्रग्स होते हैं उसमें टूथ डिके बहुत कॉमन है कि वो होना शुरू हो जाता है। और ये डेंटल प्रॉब्लम्स लाजमी होते हैं क्रिस्टल मेथ के जो एडिक्ट्स होते हैं उनके साथ। वकील मुराद साहब से मैं सवाल पूछना चाहूंगी, इनका भी बहुत वसी तजर्बा है एडिक्शन ट्रीटमेंट और एडिक्शन काउंसलिंग के हवाले से। तो सर, जनरली फैमिलीज जब पेशेंट शुरू में आइस करता है तो पेशेंट अपेरेंटली बड़ा एक्टिव नजर आता है, जरूरत से ज्यादा ही काम काज करना शुरू हो जाता है, प्रोडक्टिव होता है और थोड़ा लाइवली बबली मूड होता है। तो फैमिलीज तो अक्सर रिपोर्ट करती हैं कि हमें तो समझ ही नहीं, उस वक्त पता ही नहीं चला कि ये आइस कर या किसी कोई नशा भी करता है, बल्कि ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो गया था और ज्यादा बातचीत करता था। तो जब तक फैमिली को पता चलता है कि पेशेंट क्रिस्टल मेथ इस्तेमाल कर रहा है और वो एडिक्ट हो गया है, तब तक तो काफी हालात खराब हो जाते हैं, बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो जाती है कि वो साइकोसिस में चला जाता है। तो आप थोड़ा गाइड करें कि क्या ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो अगर फैमिली नोट करना शुरू कर दे, थोड़ा अर्ली ऑन पता चल जाए कोई वार्निंग साइंस, तो फैमिली को अंदाजा हो जाए कि उनका जो प्यारा है वो क्रिस्टल मेथ का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि इलाज में भी के बारे में भी वो जल्दी कोई स्टेप ले सके। थैंक यू मिस आमना। इस ड्रग ने आइस मेथ पे जो आज हम खास तौर पे प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पूरा सिनेरियो ही जो है वो चेंज करके रख दिया है। अर्ली 90s में लोग चरस, अल्कोहल या हेरोइन के ट्रीटमेंट के लिए आते थे और एक रवायती तौर पे नशा करने वाला उसे समझा जाता है जो कि बहुत सुस्त हो, लेजी हो, सारा दिन लेटा रहे और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। यानी नशई जो नॉर्मली एक टर्म यूज होती है उसको हम ऐसे देखते हैं कि एक आदमी है जो कि इंसान है जो कि कोई काम नहीं करता और वो फारिग है और वो सुस्ती का मारा हुआ है और उसकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है या वो कुछ करने के काबिल नहीं रहा। लेकिन इस ड्रग के आने से ये पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया और इसके इस्तेमाल से जो है वो इंसान इतना मुतहर्रिक रहता है, क्योंकि ये नशा इंतहाई तहरीक देता है, इंतहाई चुस्ती में जो है वो मुबतला करता है। तो एक नशा करने वाला इंसान जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंतहाई अलर्ट, एक्टिव, फिजिकली एक्टिव जो है वो नजर आएगा, तो लोग अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये तो अच्छा बल्ला है, ये तो सही काम कर रहा है। और इसीलिए वालिदैन के लिए रिकॉग्नाइज करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इट इज सो कंफ्यूजिंग कि जब एक नौजवान बच्चा है कि वो भाग भाग के जो है वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, एक्टिविटी उसकी जो है वो इंतहाई जो है वो अलर्ट किस्म की चीजों में जो है वो अपने आप को फिट कर रहा है और रात भर जो है वो काम कर रहा है या जो है वो अपनी पार्टी को ऑन किए हुए है। तो वालिदैन जो है वो उनको नहीं शुरू में पता चलता कि क्या ये नशा ही है या कोई और चीज है। तो कॉमनली जो साइंस हैं वो जो पहले भी
आप लोगों ने भी इस पे बातचीत की कि जब आप ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो इंतहाई एक्टिव है और नींद उसको नहीं आ रही, 2-2 4-4 दिन वो बिल्कुल नहीं सो रहा और इंतहाई अलर्ट है, फिजिकली एक्टिव है और साथ साथ में उसकी जो एपेटाइट है वो रिड्यूस हो चुकी है और वजन भी उसका जो है वो कम होता जा रहा है, ये भी साइन सिम्टम्स देखे गए हैं। मूड स्विंग्स जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, खासतौर पे जो है वो एंगर, गुस्से का जो है वो बढ़ जाना और साथ में फिर पैरानॉइड, हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स यानी ख्यालात में जो है वो खलल आना, शुकूक शुबहात करना, लोगों के बारे में शुकूक शुबहात करना, अपनों के बारे में शुकूक शुबहात में मुब्तला हो जाना और कुछ केसेस में हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के इश्यूज भी आते हैं। तो अगर ये कॉमन किस्म के सिम्टम्स के अलावा आप कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी जो है वो देख सकते हैं, जब आपको ये लगे कि आपका जो प्यारा है वो बार बार झूठ बोलता है, फ्रीक्वेंट लाइंग जो है ये बहुत कॉमन है। इसी तरीके से वो अपने नशे को कंटिन्यू करने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज को जो है वो चुराना भी शुरू कर सकता है, स्टीलिंग की आदत हो सकती है, रिस्क टेकिंग हो सकता है और ऐसे फ्रेंड्स जो कि अच्छे फ्रेंड्स उसके थे, अपने फ्रेंड्स से विड्रॉ कर लेना, फैमिली से डिस्टेंस पे चले जाना और उन एक्टिविटीज में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता जिसको वो बहुत पैशन के साथ करता था। नो लॉन्गर डूइंग एक्टिविटीज दे लव, ये देखा गया है कि उन चीज़ों को जो है वो छोड़ देना, इरिटेशन जो है वो रहना, मूड के अंदर हाइपर एक्टिविटी है और जॉब्स से ये जो लोग हैं वो फायर किए जो है वो जाते हैं, चूँकि अपनी जॉब को जो है उनको टाइमिंग्स, जॉब को जो है सही तरह से टाइम ना दे पाना, ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं स्कूल से, फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रगल कर रहा होता है। तो ये सारे साइन सिम्टम्स जब आप देखना शुरू करें तो ये कुछ गड़बड़ जो है वो नजर आती है और आपको बीइंग अ पेरेंट आपको जो है वो फौरी किसी प्रोफेशनल हेल्प जो है वो चाहिए या किसी प्रोफेशनल से आपको फौरी राब्ता करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप एक नॉर्मल रूटीन से हटके अपने लव्ड वन को देखते हैं कि उसके हालात जो है वो इन सारे सिम्टम्स के अंदर फिट हो रहे हैं, इसमें से 2, 4 या 6 सिम्टम्स आप देखते हैं तो आपको जो है वो फौरन किसी प्रोफेशनल से जो है कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। एक बड़ी यानी जो रूटीन देखी गई है क्रिस्टल मेथ एडिक्ट्स की, वो जो फैमिलीज रिपोर्ट करती हैं वो ये कहती हैं कि ये जैसे वीकेंड होता है तो ये फ्राइडे को तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि मैंने कहीं पार्टी में जाना है, किसी फार्म हाउस में पार्टी है, मेरे दोस्त की बर्थडे है, उधर जाना है। तो फ्राइडे को पार्टी शुरू होती है और वो कोई संडे की रात या मंडे तक कॉन्स्टेंटली चलती है, जिसमें पेशेंट्स जागते रहते हैं 3-3, 4-4 दिन तक वो जाग रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं और म्यूजिक लगा हुआ है और नशे में है। और उसके बाद फिर जब वो घर आते हैं तो फिर 3-4 दिन तक सोते हैं। यानी ये एक रूटीन पैटर्न है जो कि नजर आता है एडिक्शन के पेशेंट्स में, जो कि फिर फैमिलीज बाद में जब हमारे पास आती हैं तो वो बताती हैं कि इसकी ये रूटीन होना शुरू हो गई थी कि 3 दिन घर से बाहर रहना, पार्टी करना, जागना, और फिर जब घर आता था तो ये बिल्कुल एग्जॉस्टेड होता था और बिल्कुल डिहाइड्रेटेड और बस आके तो थका हारा तो बस फिर सो जाता था, फिर 3-4 दिन तक उठता ही नहीं था। तो ये एक बड़ा एक रिपोर्ट किया जाता है कि बाद में फिर फैमिलीज एक्चुअली वो अंदाजा लगाती हैं कि ये कुछ ऐसी अलामतें हैं कि या तो 3-3 दिन तक जागना या फिर 3-4 दिन तक सोए रहना, इस तरह की एक रूटीन है। अभी जैसे साइकोसिस की बात हो रही थी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो आपने रूटीन बताई ना, तो एक्चुअली इस ड्रग की नेचर ही है, इसको बहुत सी रिसर्चेस में ना बेंच और क्रैश पे लिखा जाता है, यानी लोग इस पे इसके हाई को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि इसका हाई वेयर ऑफ बहुत जल्दी हो जाता है, लोग इसके हाई को मेंटेन रखने के लिए
कितनी कितनी देर घंटों तक ये ड्रग करते रहते हैं, फिर दिनों तक वो इसका हाई एंजॉय करते हैं, 2-2 3-3 दिन तक, और फिर ये क्रैश करता है। तो ये बेसिकली एक मजबूरी भी बन जाती है लोगों की, इस तरह से 3-3 दिन करना और 3-3 दिन सोना उसके बाद, क्योंकि इसकी नेचर ही ये है कि ये बिंज और क्रैश के मेथड से ही की जा सकती है, एंजॉय करके। और जब वो क्रैश कर जाते हैं और फिर जब 3-4 दिन सोते हैं और फिर जब सो के उठते हैं तो दोबारा फिर वो ये एक रूटीन होती है कि अब दोबारा अपने आप को उसी हाई में लेके जाना, और कई हफ्ते महीने इसी रूटीन के साथ गुजर जाते हैं और अंदाजा भी नहीं होता। आज फिर पी कर आया तुम? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। तो अभी साइकोसिस की जैसे बात हो रही थी, तो मैं मिस अफजा आपसे जानना चाहूंगी कि पेशेंट्स यूजुअली एडमिट होते हैं हमारे पास जब आइस एडिक्शन के साथ आते हैं, तो ये तो लाजमी सी बात है कि वो साइकोसिस में होंगे। मतलब पैरानोया बहुत लाजमी होता है और ज्यादातर पेशेंट्स को एडमिट आइस की एडिक्शन में एडमिट तब किया जाता है जब वो कम्प्लीटली साइकोटिक स्टेट में चले जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के शकुको शुबहात, अजीबो गरीब बिलीफ जब उनके नजर आना शुरू हो जाते हैं फैमिली को, तो फिर वो ये फैसला करते हैं कि अब इसको इलाज की जरूरत है। तो क्या प्रेजेंटेशन होती है उन अलामतों, मतलब वो अलामतें क्या होती हैं जब वो हमारे पास आते हैं कि जिसमें ये पैरानोया का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा समझाएं, क्योंकि ये क्रिस्टल मेथ के साथ बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि आप पैरानॉइड हो जाते हैं, शकुको शुबहात का शिकार हो जाते हैं और फिर वो दूसरों के ऊपर भी आप इम्पोज करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्ट आउट भी करना शुरू हो जाते हैं। जिस किस्म का बिलीफ बनना शुरू हो जाता है पेशेंट का, तो फिर वो उस पर अमल भी करना चाहते हैं। तो आप बताएं कि वो क्या अलामतें होती हैं जिसके साथ पेशेंट्स आते हैं, किस किस्म के अकायद उनके बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए, जितने भी स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं ना, उसमें से खास तौर पर क्रिस्टल मेथ, ये जैसे हमने पहले बात की, बड़ी पोटेंट सी ड्रग है, बड़ी जल्दी एडिक्ट बना लेती है किसी भी पेशेंट को। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट में, तो वो कुछ ऐसे सिम्टम्स के साथ आते हैं कि वो शक शुबहात करते हैं अपने लव्ड वंस पर, अपनी वाइफ्स पर शक करना, अपने लव्ड वंस पर शक करना। वो इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं कि मुझे स्पाई किया जा रहा है डिफरेंट कैमरास के थ्रू, जिसमें फिर उनके बिहेवियर्स भी, यानी वो जो उनका सारा कंटेंट होता है वो उनके बिहेवियर्स में इस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा होता है कि बाज़-औक़ात वो सारी सीलिंग उतार के देखना शुरू हो जाते हैं कैमरा ढूंढने के लिए, या बाज़-औक़ात बाहर से बहुत टीम्स को बुलवाते हैं कि आकर घर में सर्च वगैरह करें। घर से खाना खाना छोड़ देते हैं कि ये पॉइजनस फूड है, या मुझे ड्रग किया जा रहा है, या मुझे मारना चाहते हैं। अब उनकी ब्रेन की ये केमिस्ट्री सिर्फ एक बीमारी या एक मेंटल स्टेट की वजह से हुई होती है, जिसको साइकोसिस कहते हैं, जो क्रिस्टल मेथ ने इंड्यूस किया होता है। अब साइकोसिस एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें इंसान अपनी रियलिटी से उसका कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी उसको नहीं फर्क पता चलता कि रियलिटी क्या है और मेरी इमेजिनेशन या मेरी थॉट्स क्या है। अब क्रिस्टल मेथ साइकोसिस इतनी जल्दी इंड्यूस इसलिए कर देती है और लाजमी तौर पर इंड्यूस करती है क्योंकि ये ब्रेन के कुछ ऐसे एरियाज के साथ बहुत बुरी तरह से इंटरेक्ट करती है जो इमोशंस से डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे फियर, एग्रेशन, फाइट और फ्लाइट के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी ये ब्रेन के उस एरिया को अटैक करती है और बिल्कुल नम कर देती है, या आप कह लें कि वो इतना रिएक्टिव नहीं रहते इन सारी चीजों की तरफ, इतना ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं वो एरियाज कि वो स्टिमुलस की मौजूदगी बिल्कुल जरूरी नहीं होती, गैर मौजूदगी में भी वो चीजें परसीव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे फियर का एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे केसेस में, उनके बिलीव्स बहुत अजीबो गरीब से हो जाते हैं जिनको हम डिल्यूशंस कहते हैं,
वो ऐसी चीजें परसीव करना शुरू हो जाते हैं, सुनना शुरू हो जाते हैं, देखना शुरू हो जाते हैं जो असल में होती नहीं है, क्योंकि उनका जो इमोशनल ब्रेन जिसको हम कहते हैं, वो वाला जो हिस्सा होता है डील कर रहा होता है, वो बहुत ओवर स्टिमुलेट हुआ होता है इस स्टिमुलेंट की वजह से। अब उसमें होता ये है कि पेशेंट्स इस प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं कि वो अक्सर जो आइज के पेशेंट्स होते हैं, एक रिसर्च कहती है कि 60% पेशेंट्स जो होते हैं ना, वो हेलुसिनेशंस में टेक्टाइल हेलुसिनेशंस को बहुत रिपोर्ट करते हैं। यानी एक टर्म होती है मैथमाइट्स, जिस तरह आपने मैथ माउथ की बात की थी, दांतों के सारे मसले जो होते हैं क्रिस्टल मैथ करने के बाद, इसी तरह जो स्किन के सोर्स होते हैं ना, जो स्किन के मसले होते हैं, पेशेंट इस प्रेजेंटेशन के साथ भी बहुत होते हैं कि वो उनको लग रहा होता है कि वो बग्स या कुछ क्रॉल कर रहे हैं उनकी स्किन के इर्द गिर्द या अंदर, तो वो उसको इच करते रहते हैं हर वक्त या पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी स्किन पे सोर्स बन जाते हैं या उनकी स्किन बहुत डैमेज होना शुरू हो जाती है। फिर उनके बिलीव्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को, वो ग्रैंडियोसिटी में बहुत, एक रिसर्च सपोर्ट करती है 37% जो पेशेंट्स होते हैं, इन पेशेंट्स, इंडोर पेशेंट्स के पेशेंट्स, तो वो 37% ग्रैंडियोसिटी के डिल्यूजन्स के साथ होते हैं कि उनको लग रहा होता है उनका आप कोई बहुत बड़ा है और उनको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए या वो इस जगह के लिए फिट नहीं है जिस भी फैसिलिटी में वो आते हैं। ये कुछ प्रेजेंटेशन होती है उनकी जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अब साइकोसिस को ना बहुत चीजें, बहुत रीजन सपोर्ट करती हैं। इसमें एक जो सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब भी कोई इंसान क्रिस्टल मेथ को यूज करता है तो वो हमारे ब्रेन में एक केमिकल जो हम सबको पता है, हैप्पी हार्मोन भी उसे कहते हैं, फील गुड हार्मोन भी उसे कहते हैं, कि डोपामिन को बहुत ज्यादा रिलीज करा देता है। अब हमारे ब्रेन का एक नेचुरल मैकेनिज्म ये है कि जब डोपामिन या एक्साइटिंग हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं तो उसको मेलो करने के लिए या सबसाइड करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स भी निकलते हैं जो ब्रेन की फंक्शनिंग को वापस नॉर्मल की तरफ ले जाए, जिसमें से एक हार्मोन गैबा है। जब वो निकलता है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स बाकी के जो होते हैं, जिस तरह डोपामिन की एक्सेसिव रिलीज को वो रीअपटेक करा के रिसेप्टर्स में ब्लॉक करता है। अब होता ये है कि जब लोग बिंज और क्रैश के पैटर्न्स में से गुजरते रहते हैं क्रिस्टल मेथ के, तो ये दोनों केमिकल्स जो होते हैं ना, ये बर्न आउट हो जाते हैं बिल्कुल और इनइफेक्टिव हो जाते हैं। यानी अब ब्रेन में इनका निकलना ना निकलना एक बराबर होता है और ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहते। अब इनके बर्न आउट की वजह से भी हमारी जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं ब्रेन की, वो बहुत कंफ्यूज सी हो जाती हैं। उस कंफ्यूजन को बेसिकली साइकोसिस कहते हैं, क्योंकि हम वो चीजें परसीव कर रहे हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं और वो आइडियाज हमारे अंदर आ गए हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट्स आते हैं और ये उसके पीछे सारी रीजन होती है साइकोसिस को इंड्यूस करने की। एक रिसर्च है जो इस चीज को बड़ा सपोर्ट करती है कि जो स्लीप डिप्राइव रहती है ना पेशेंट्स की, यानी 3-3 दिन 4-4 दिन ना सोना और जागते रहना, वेकनिंग और एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ये ड्रग। अब क्योंकि स्लीप हम सबकी नीड्स में आती है, वो वांट तो है नहीं जिसके बगैर हमारा गुजारा किसी न किसी तरह हो ही जाएगा। तो जब हम अपने ब्रेन को स्लीप डिप्राइव रखते हैं और बॉडी को, तो ये भी हमारा मूड और केमिकल्स को बहुत इम्बैलेंस में ले आता है और एक ये भी वजह है जो साइकोसिस को ट्रिगर कर सकती है। फिर एक वजह विड्रॉल्स भी होते हैं, जब लोग इससे तंग आ जाते हैं और वो इसको छोड़ना चाहते हैं और वो किसी ना किसी तरह से इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो वो कोल्ड टर्की में चले जाते हैं या वो बिल्कुल ये लेना छोड़ देते हैं। अब इसके विड्रॉल्स में क्योंकि फिजियोलॉजी सारी की सारी अटैच होती है, आपकी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स एकदम उसमें बड़ा तूफान सा आ जाता है, आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, क्राइंग स्पेल्स, एजिटेटेड मूड, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, एजी से रहते हैं, हर वक्त लड़ने को तैयार होते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये भी साइकोसिस की स्टेट को इंड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए क्रिस्टल मेथ को मेडिकल हेल्प से ही छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसके विड्रॉल्स भी साइकोसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और ये कॉजेस थी जो साइकोसिस को ट्रिगर करती हैं। यानी क्रिस्टल मेथ के इस्तेमाल से, और अगर खुद से कोई छोड़ने की कोशिश करता है तो दोनों सूरतों में मरीज की रियलिटी चेंज हो जाती है, वो साइकोसिस में चला जाता है और उसका जो दिमाग है वो ऐसी चीजें भी बाज़-औक़ात परसीव करना शुरू हो जाता है जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और पेशेंट ऐसी बातें समझना शुरू हो जाते हैं कि कोई मुझे, यानी उसको खतरा महसूस होना शुरू हो जाता है अपने माहौल से। उसको लगता है कि कोई मार देगा मुझे, कोई जहर दे देगा, कोई कत्ल कर देगा, कोई पीछा करता है, कोई साजिश करता है, कोई जादू करता है, कोई रिकॉर्डिंग करता है। और ये इतना ज्यादा होना शुरू हो जाता है, इवन लाइफ पार्टनर के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर शक करना कि ये, उससे भी खतरा महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये भी कोई मेरे खिलाफ है,
या इस कहीं और इन्वॉल्व है, या मुझे चीट कर रही है, या कोई धोखे में रखा हुआ है। यानी जो और इंसान रियलिटी की थॉट्स या उनके बिलीव्स को रीअश्योरेंस नहीं ना देता या वैलिडेशन नहीं देता, उसके खिलाफ भी वो पैरानॉइड कंटेंट आना शुरू हो जाते हैं। हम बहुत देखते हैं कि जब पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं तो हमारे साथ, हम तो उनके लिए स्ट्रेंजर्स ही होते हैं, लेकिन वो हमारे खिलाफ भी पैरानॉइड हो जाते हैं। अक्सर पेशेंट्स किचन से खाना नहीं खा रहे होते कि इसमें भी, वो पहले किसी और को टेस्ट कराते हैं कि इसमें कुछ मिलाया हुआ ना हो क्या। वो हमारे खिलाफ भी ऐसे समझते हैं कि हम कोई कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं। तो कुछ टाइम लगता है फिर उनको इस चीज में से निकलने के लिए, क्योंकि हम उनको वैलिडेट नहीं करते उनकी थॉट्स पे। तो जी बिल्कुल। और उसमें ये कि अगर वो खतरा महसूस करते हैं ना, जब आप खतरा महसूस करना शुरू हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट से या अपने किसी लव्ड वन से, तो नेचुरली फिर उसका एक ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है कि फिर आप बहुत कॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे, या आप बहुत डिफेंसिव होना शुरू हो जाएंगे अपने आप को महफूज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। फिर कुछ ऐसे स्टेप्स लेना शुरू हो जाएंगे। और यही देखा गया है क्रिस्टल मेथ के एडिक्ट्स में, कि जब वो बहुत ज्यादा खतरा महसूस करते हैं कि कोई मुझे मारना चाह रहा है, या कोई मुझे चीट कर रहा है, कोई मुझे धोखा दे रहा है, तो फिर वो ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। और बाज़-औक़ात अपने पास असलहा रखना, कि इससे पहले कि कोई मुझे मारे तो मैं अपने पास हर वक्त लोडेड गन वो अपने पास रखते हैं हमेशा। नाइफ्स या रखना। कोई भी शार्प एज्ड कोई जैसे छुरी, चाकू अपने पास रखना। तो वो पहले से ही कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। कोई हैकिंग ना कर ले तो उसके लिए भी अपने जैसे टेप लगाना अपने मोबाइल के कैमरास के ऊपर, के मैं पहले से ही हिफाजत कर लूँ कि कोई आए दिन मेरा कोई पासवर्ड रिकॉर्डिंग ना चेंज करे। करना, अपना फोन रीसेट करते रहना कि मेरा कोई डाटा ना निकाल ले, इस तरह की चीजें। और अपने साथ बिल्कुल। साथ घर वालों का कैमरास लगा लेना जगह जगह, अपने ही घर में मुख्तलिफ जगह पे कैमरे लगा लेना के, और फिर हर वक्त उसको देखते रहना, उन कैमरास को मॉनिटर पे देखते रहना कि कोई आ तो नहीं रहा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो वो तो ओवर ये जो कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मोबाइल फोन के ऊपर कैमरा लगाना या अपने स्पीकर्स को म्यूट करना, माइक को म्यूट करना, ये तो एक रियलिटी है कि हमारे जो सेल फोन होते हैं इसके जरिए हमें सुना जा सकता है और हमारी हरकतों को जो है वो देखा भी जा सकता है। ये मसला नहीं है इस बीमारी का। तो मसला ये है कि वो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझने लगते हैं कि उन्हीं के पीछे पूरी दुनिया जो है वो मतवज्जो है और वो उन्हीं को जो है वो देखना चाहती है। बल्कि इस सिचुएशन के अंदर अक्सर औकात ये भी देखने के अंदर आता है कि ये जो कुछ लोग इतना खतरा महसूस करने लगते हैं कि वो खतरे से बचने के लिए कोई ना कोई जो है वो उनसे हादसा सरजद हो जाता है। जैसे कि जब अमूमन कोई ड्रग ले रहा होता है आइस, तो उनके अंदर जो एग्रेशन और वायलेंस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। और जो बहुत ज्यादा जो बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस है वो बहुत कॉमन है, फिजिकल अब्यूज बहुत कॉमन है, वर्बल अब्यूज बहुत कॉमन है, और लड़ाई झगड़े घरों के अंदर बहुत कॉमन है। क्योंकि नेचुरली जब कोई पूरी साइकोसिस के अंदर होगा और वो अपने एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा होगा, तो घर वाले जो हैं वो उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वो जो है किस तरीके से ऐसा नहीं कर रहे और हकीकत क्या है। और हालांकि जब कोई बंदा साइकोसिस में होता है तो आप उससे उस वक्त उसके जो एक साइकोसिस के अंदर जो एक पागलपन की बातें होती हैं उसके अगेंस्ट जाके बातें नहीं कर सकते, थोड़ी उससे मिली जुली बातें करनी पड़ती हैं ताकि उससे कोई आपके रिपोर्ट अच्छा हो जाए, आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। उसके अमूमन वेट करना पड़ता है कि उसकी ये जो मेंटल कंडीशन है ये थोड़ी बेहतर हो जाए। इवन ये जो जैसे मैं बता रहा था कि जापानीज ने अपने सुसाइड बॉम्बर्स को जो तैयार किया था, जो कि पायलट्स थे और सुसाइड मिशन के ऊपर वो जाते थे, तो वो ये ड्रग दे के और उनके अंदर वो मोटिवेशन दे के पैदा हुआ था। पाकिस्तान के अंदर भी जितना भी ये सुसाइड बॉम्बर्स थे सारे के सारे, इनको भी इसी किस्म के ड्रग्स दे के और प्रिपेयर किया जाता था माइंडसेट को, और इनको वो एक पैरानोया इनके अंदर क्रिएट किया जाता था। इनको ऐसी वीडियोस पे दिखाई जाती थी जो कि इनके अंदर एक खास माइंडसेट डेवलप करे और इन्हें फिर इस लेवल तक मोटिवेट करे कि वो फिर ऐसे एक्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत ज्यादा मर्डर्स हैं जो कि हो जाते हैं। अभी वो एक बहुत ही फेमस जो केस हुआ किसी एक जो भी ऑलरेडी क्योंकि वो अदालत के अंदर है तो हम उस पर बहुत ज्यादा कमेंट तो नहीं करेंगे, लेकिन
वो भी तो आइस एडिक्शन का एक नतीजा था, वो मर्डर, और ये तो वो था जो कि रिपोर्टेड था। और इसके अलावा ऐसे बेशुमार केसेस हैं जो ऐसे हादसा जो हैं वो होते हैं और वो रिपोर्ट ही नहीं होते। तो ये जो है वो एक बहुत ही हाई साइड है इसकी, जो है वो हमें नजर आती है। बीवियों का नाक टूटा होना, यानी या किसी का बाजू तोड़ देना, किसी का जो ब्लू आई तो बहुत ही कॉमन है, नील डाल देना। तो ये जो चीजें हैं, इस किस्म की जो वायलेंस बिहेवियर्स हैं, ये बहुत ज्यादा है। फिर नेचुरली क्रिस्टल मेथ के साथ साथ जब आप यूज करते हैं तो फिर आपको वकील मुराद साहब जैसे बता रहे थे कि आप अपनी जॉब लूज कर देते हैं, तो फिर आप फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। फिर चोरी चकारी करना ड्रग्स को मैनेज करने के लिए, वो जो है बहुत कॉमन जो है वो हो जाता है। बैंक बोरो स्टील के ऊपर आप आ जाते हैं। उसके साथ साथ जो है वो फिर जो हमारा जो माइंडसेट है, अमूमन ये ड्रग्स जो हैं वो उसको ऐसे चेंज कर देते हैं कि हमें अपने घर वालों के हवाले से जो हमारा सस्पिशन है वो बहुत बढ़ जाता है, और जो हमारी हकीकत की जो हमारी परसेप्शन है वो बहुत चेंज हो जाती है। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि जो मरीज हैं वो थानों के अंदर जाके अपने ही घर वालों के खिलाफ दरखास्तें देना शुरू कर देते हैं कि हमें इनसे खतरा है, और ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। जी, 15 को कॉल जो है वो करते हैं। बल्कि अभी हमें जो है वो किसी ने रिपोर्ट किया कि पुलिस वालों ने घर वालों को आके बताया कि हमें हर रोज आएगी 30 से 35 दफा कॉल करके कहते हैं कि मेरे घर वालों से मुझे खतरा है तो मुझे बचा लो। और तो पुलिस वालों ने आके उनको कहा कि आप इनका फिर इलाज क्यों नहीं करा लेते अगर इनकी ये ज़हनी कैफियत है। तो फिर इससे घर वालों ने मोटिवेट होकर और इलाज का फैसला किया, यानी कि वो सारी की सारी जो एहतियातें हैं बहुत ज्यादा। दूसरा, इसका जो एक डाउन इफेक्ट है जो विड्रॉल के अंदर एक साइकोसिस ड्रग की वजह से पैदा हुआ होता है, उसको मैंने देखा है कि टाइम जाने में महीने लग जाते हैं। मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसकी लाइफ अप टू द मार्क हो जाती है, लेकिन जो उसके दिमाग के अंदर वो एक साइकोसिस का जो एलिमेंट होता है कि मुझे किसी कैमरे से जो है वो मुझे मॉनिटर किया गया था और आज भी वो ऐसा ही ठीक है, वो कह देते हैं कि ठीक है, तो आप बातें कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो जो बगिंग थी वो जरूर हुई थी। और वो एक चीज उसको 6 से 8 महीने तक भी, यानी 8 से 9 महीने तक भी मैंने देखा है कि ड्रग छोड़ने के बाद और ट्रीटमेंट के बाद वो जो बग जो था वो दिमाग के अंदर बहरहाल स्टक था। एक विड्रॉल मैनेजमेंट के अंदर या अपने उन पे जो उसको छोड़ने के मामले के अंदर, क्योंकि बेसिकली एक स्टिमुलेंट है, और जब आप स्टिमुलेंट जो है उसको क्विट करने की कोशिश करते हैं, छोड़ते हैं अपने ओन पे, तो उसका जो एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नजर आती है चीज, वो उसका डिप्रेशन वाली साइड है, उसकी वो डाउन वाली साइड है। और विड्रॉल जो है बेसिकली आइस का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वो डिप्रेशन है। ये जो डिप्रेशन है इसके विड्रॉल के अंदर, इसके अंदर लोगों की खुदकुशी करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, उनका फिर जीने को दिल नहीं करता, क्योंकि दिमाग के अंदर जो है वो हमें एक नॉर्मल से बहुत जरूरत से ज्यादा जब मजा आता है तो उसका एक डाउन साइड भी बहुत जरूरत से ज्यादा फिर आता है। यानी अगर आप 0 पे नॉर्मल महसूस करते हैं और आप 0 से ड्रग लेके 100 पे चले जाते हैं और बहुत एबनॉर्मली अच्छा महसूस करते हैं, तो जब वो उतरेगा, जिस्म से विड्रॉ होगा, उसी तरीके से आप बहुत ज्यादा लो भी महसूस करेंगे, -100 तक आप महसूस करेंगे। और वो एक ऐसी स्टेट होती है कि जिसके अंदर लोग जो है वो खुदकुशियां भी कर सकते हैं या खुद को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके ना सिर्फ के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इस ड्रग के, कि आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि आप खुद के लिए भी सेफ नहीं होते अगर आप उसको अपने ओन पे छोड़ने की कोशिश करें। और उसके लिए आपको एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है, एक ऐसे प्रोसेस की जरूरत होती है, एक ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है कि जहां पर ना सिर्फ कि आपकी बहुत बेहतरीन विड्रॉल मैनेजमेंट की जाए और नशे की गैर मौजूदगी में जो आने वाली तकलीफें हैं जहनी, जो कि इस केस के अंदर ज्यादा जहनी होती हैं, जिस्मानी कम होती हैं, तो उनको बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जाए, आपके मूड को जो है वो बेहतरीन तरीके से मॉनिटर किया जाए। और जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स हैं वो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं और जो पैरामेडिक्स हैं, उनकी सुपरविजन के अंदर ये पूरे का पूरा प्रोसेस किया जाए, ताकि जो इसको छोड़ने के जो मुज़र असरात हैं
उससे जो है वो बचा जा सके और सीखा जा सके कि दोबारा जिंदगी के अंदर कैसे इफेक्टिवली वापस आना है। प्लस घर वालों को भी एट टाइम्स अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि जो साइकोसिस के सिम्टम्स होते हैं मेथाम्फेटामिन के, मेथ के, वो थोड़े से लॉन्ग टर्म होते हैं और उसमें से निकलते निकलते एट टाइम्स काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं ये कहूंगा फैमिली मेंबर्स को भी, जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, कि जब कभी भी आपका पेशेंट, अगर आपको पता है कि वो आइस पे है, या अगर आपको नहीं भी पता, लेकिन उस किस्म की जब बातचीत आपके साथ करता है क्योंकि बग का ऐसा मामला, ठीक होने के बाद भी, तो आप उसको हमेशा ये बात कह सकते हैं कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो आपकी जो एक सोचने का अंदाज है, ये आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे होगा, लेकिन इसको कुछ टाइम लगेगा। लेकिन तब तक जो आप बात कह रहे हैं, हम जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये भी एक आपके लिए जो है वो एक तकलीफ का अमल है सोचना, और हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी आपकी हेल्प करेंगे जैसे कि मुमकिन हो सके। लेकिन मैंने देखा है कि दुनिया के अंदर अब, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, हेरोइन जैसा ड्रग मुज़र सेहत, जो कि नाम भी बहुत बड़ा, उसकी तबाही भी बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा बड़ा मसला जो है वो अब इस क्रिस्टल मेथ का है। और जैसे पहले हमने देखा था कि सिगरेट जो है वो आम जो है वो होना शुरू हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चर्च पीना बहुत आम हो गया। फ्रीक्वेंटली लोग राउंड द कॉर्नर्स जो है वो खड़े होके किसी कोने पे 3-4 लोग, और बच्चे अमूमन यूनिफॉर्म के अंदर मैंने देखा है कि वो चर्च स्मोकअप कर रहे होते हैं। और उसी तरीके से जो आइस का मामला है ये बहुत कॉमन होने लगा, यानी 50% से ज्यादा जो केसेस आते हैं वो अब हमारे पास आइस एडिक्शन के अंदर आने लगे हैं, जो कि हम अपने डिफरेंट सेंटर्स के अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मरी में ट्रीट करते हैं उनको। इसके साथ साथ जो इनकी जहन की जो कंडीशन है, जैसे अगर आप उनके ब्रेन के स्कैन देखें तो यानी जैसे कि फुटबॉल अगर आप देखते हैं जो बिल्कुल प्लेन है, और एक ऐसा फुटबॉल जिसके ऊपर चांद का ऐसा नक्शा बना हो, यानी गढ़े बाकायदा पड़े होते हैं, उसका जो कलर है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो अगर आप जो है वो स्कैन खाली देखें, ब्रेन का स्कैन, जो कि एक मैथ यूजर का है और एक नॉर्मल ब्रेन का है, तो एक बहुत बड़ा आई ओपनर है फैमिलीज के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, जो इस चीज में बिलीव करते हैं कि ये उनको किसी तरीके से जो है वो मददगार वो साबित हो सकती है। तो ये उल्टा जो जिंदगियां हैं उनको तबाह करती है और फैमिलीज को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करती है। तो और पाकिस्तान की, क्योंकि ये घर घर के अंदर तो ये लेबॉर्ट्री बनी हुई है और ये बहुत इजीली क्योंकि प्रिपेयर भी हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, और लोगों के लिए ज़्यादा इसकी एक्सेसिबिलिटी भी है। और कोकेन से क्योंकि ये नशा थोड़ा सस्ता भी होता है, तो फिर लोगों के अंदर पोटेंशियल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है इस ड्रग की तरफ, जो कि एक बड़ी परसेंटेज जो है वो आइस यूज के साथ आती है। और उसके अगर किसी को जो है वो फौरी मदद की जरूरत होती है, मैंने देखा है कि उनमें जो लोग आइस एडिक्शन के अंदर होते हैं वो खुद मदद के लिए नहीं पुकारते, वो तो अपने ऐसे एक ज़हनी आर्जे का शिकार हो जाते हैं कि उनको जो है वो उसमें से ही फुर्सत नहीं होती कि वो ध्यान दे सकें कि उनकी अपनी जिंदगियां जो हैं वो कितने बुरे तरीके से इफेक्ट हो रही हैं, बल्कि वो दूसरों की जिंदगियों के अंदर मुदाखलत करके बता रहे होते हैं कि दूसरा उनकी जिंदगी को कितने बुरे तरीके से इफेक्ट कर रहा है। सो ये वाली जो कैफियत है, अमूमन आइस के जो पेशेंट्स हैं वो खुद से मदद जो है वो मांगने के लिए तैयार नहीं होते, और क्योंकि उनका अपना जहन जो है वो, उनका जो दिमाग है उसकी डैमेज हो जाता है और वो सलाहियत नहीं फिर अपनी खो देते हैं फैसला करने की, और फिर उनके आसपास जो घर वाले हैं उनको ये फैसले करने पड़ते हैं और मरीज को इलाज की तरफ लेके जाना पड़ता है। तो और ऐसी मदद जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही बहुत बेहतरीन मदद अवेलेबल है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ज्यादातर ये भी देखा गया है कि कोई भी बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट आइस का इस्तेमाल करते हैं, यानी पहले उनकी हिस्ट्री में कोई भी नशा नहीं था और जब उन्होंने पहली दफा कोई भी नशा किया तो वो आइस था। ये बहुत इसके चांसेस काफी कम होते हैं। यूजुअली ये सीढ़ियां चढ़ के, तो मुख्तलिफ नशों की जो सीढ़ियां होती हैं वो चढ़ के पेशेंट्स आइस तक पहुंचते हैं और सिगरेट से मामला शुरू होता है और फिर वहां से हैश और फिर आगे मुख्तलिफ नशों और फिर जाके आइस। लेकिन देखा ये गया है कि फैमिलीज जब पेशेंट को एडमिट करती हैं तो वो कहती हैं कि पहले ये कई सालों से चरस पी रहा था तो कुछ नहीं था, तो अभी ये आइस पे ऐसा हुआ है। तो आइस के बारे में वो थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और वो उनके ज़हन में ख्याल होता है कि अच्छा कभी कभार चलो चरस वगैरह तो खैर है, वो तो पी लिया करे, लेकिन आइस बस ना पिए। तो मैं वकील मुराद साहब से इस बारे में बात करना चाहूंगी और सवाल पूछना चाहूंगी कि एक तो ये कि क्या कौन सा ऐसा बेहतर वक्त हो सकता है कि जब फैमिलीज बर वक्त अपने प्यारे को इलाज में लेके आए। जैसे कि मैंने कहा कि आइस पे बहुत कम पेशेंट्स हैं जो डायरेक्टली आइस पर जाते हैं, उससे पहले कुछ और नशों का इस्तेमाल वो करते हैं। तो उस बारे में थोड़ा गाइड करें कि व्हेन इज द राइट टाइम कि आप मरीज को इलाज की तरफ, उसको काउंसलिंग की जरूरत है और ट्रीटमेंट की जरूरत है, और क्या तरीकेकार हो सकता है, क्योंकि फैमिलीज बड़ी फिर कंफ्यूज भी होती हैं कि अब अगर इलाज करवाना है तो कैसे कराया जाए, और वो तो मानता नहीं है क्योंकि आइस तक जब कोई पहुंच जाता है तो फिर तब तक तो, और फिर साइकोसिस में अगर चला गया है तो वो तो फिर उसे तो समझ ही नहीं आएगी ना कि उसको मदद की जरूरत है। तो इस बारे में आप गाइड करें वकील साहब। मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने किया है, और इससे पहले जो सवाल था साइन सिम्टम्स वाला, उसमें तो मेरे कोलीग्स ने भी उसमें काफ़ी ऐड की चीज़ें, और जो मुदाखलत है, जो इलाज में लाने वाला जो मरला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको फैमिली को थोड़ा समझना पड़ेगा। नॉर्मली हम जो मुदाखलत करते हैं अपने प्यारे की लाइफ में, या मुदाखलत बराए इस्लाह, इंटरवेंशन जिसे बोलते हैं, इंटरवेंशन जो है वो उसकी कुछ टाइप्स हैं। जैसे हम प्रोसेस इंटरवेंशन की जब हम बात करते हैं तो हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है वो किसी की जिंदगी में जो है वो एक तब्दीली लाते हैं, और एक टाइम टेकिंग ये इंटरवेंशन की टाइप है जिसमें रिजल्ट्स जो हैं वो आपको फौरन नहीं मिलते। थोड़ा लंबे अरसे तक आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपना प्रेशर जो है वो डेवलप करना होता है, उसके अंदर चेंजेस आती हैं और आप उसे मोटिवेट करते हैं। जो एडिक्शन का मामला है या अल्कोहलिज्म का। फिर दूसरा नॉर्मली जो फैमिली इंटरवेंशन जो है वो, जो कि बेसिकली फैमिली इंटरवेंशन एक इवेंट है जिसको फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स आप प्लान करते हैं, और फिर एक खास दिन पे आप इकट्ठे होते हैं जो उससे प्यार करते हैं और अपने कंसर्न्स को बड़े सोफिस्टिकेटेड और बड़े अच्छे अंदाज में उसके सामने रखते हैं, और उसके रिजल्ट में पेशेंट जो है वो अपनी विलिंगनेस जो है वो शो करता है और अल्टीमेटली वो इलाज में साइन इन करता है। अच्छा, अब देखना ये होगा कि जहाँ पे सैनिटी नहीं है, जहाँ पे साइकोसिस है, ऐसी ड्रग्स जैसे हम क्रिस्टल मेथ की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे आप रियलिटी को रिसीव नहीं कर सकते, जहाँ पे आप इमोशंस को ले नहीं सकते, जहाँ पे आप दूसरों की बात को, हकायक को हजम नहीं कर सकते, तो वहां पे आपका ये समझाना और इंटरवीन करना और कायल करना और मोटिवेट करना काम नहीं करेगा। तो हमने अब ये देखा है कि जो नौजवान, जो बच्चे हैं हमारे पास ट्रीटमेंट में आते हैं, तो उनके अंदर जो इलाज खुद से लेने की मोटिवेशन है और सलाहियत है वो बिल्कुल ख़त्म हुई होती है, चूँकि वो इतने ज़्यादा
एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस में से गुजर रहे होते हैं कि वो उनके नजदीक दे आर ओके, दे आर नॉर्मल। चूंकि जो ड्रग्स हैं दे ऑल्टर द वे यू फील, यू इमेजिन एंड यू थिंक। चूंकि सोचने समझने और इमेजिन करने की जो सलाहियत है वो बुरी तरह से मुतासर हो चुकी होती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जहां पे आप कोई बातचीत को सुनने की सलाहियत नहीं रखते, तो फिर क्राइसिस इंटरवेंशन की जो है वो ऑप्शन रह जाती है। तो क्राइसिस इंटरवेंशन जो है वो उसी वक्त आती है जब क्राइसिस होता है, जब कोई हकीकत को लेने की पोजीशन में नहीं होता। तो वालिदैन को चूंकि ये स्टेप उठाते हुए काफी दिक्कत महसूस होती है और उनके बड़े कंसर्न्स होते हैं कि क्राइसिस इंटरवेंशन में क्या होगा। तो सबसे पहले फैमिली को चाहिए कि वो आके इस क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में मालूमात लें, जो कि उनको ब्रीफ किया जा सकता है कि ये किन हालात में कैसे वर्क करती है। और चूंकि क्राइसिस इंटरवेंशन के जरिए से पेशेंट जो है वो बड़ा स्मूथली शिफ्ट हो जाता है घर से रिहैब के अंदर, लेकिन इसके बारे में खदशात बहुत होते हैं फैमिली के। तो फैमिली को जो है वो टाइमली एक्ट करने की जरूरत है, जिसमें वो बहुत देर ना हो जाए। चूंकि जो एडिक्टिव यूज है, जो ड्रग एडिक्शन है, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ये बढ़ती चली जाएगी। अगर आप आज स्टेप नहीं ले सकते तो 6 मंथ के बाद आपके लिए स्टेप लेना और मुश्किल हो जाएगा। 1 साल के बाद कंडीशन जो है वो और वर्स्ट होगी। वही पैरानोया जो और हेलुसिनेशंस और जो डिल्यूजन्स हैं वो बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाएंगे, उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा डिटेरिएट हो जाएगी। तो वो कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो पहली स्टेज पे ही हेल्प करना जो है वो कारआमद होगा। और ये मैं समझता हूँ कि फैमिलीज के फियर्स होते हैं, खदशात होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं उठा सकते। और ऐसी मालूमात होती हैं जो कि सही नहीं होती, उनके पास गलत मालूमात होती हैं, और ज्यादातर मालूमात मरीज नहीं दी होती हैं, चूंकि वो कुछ गलत चीजें इंटरनेट से पढ़ के फैमिली को काफी डिमोटिवेट कर रहा होता है। और जो ही फैमिली कोई स्टेप लेने का सोचती है, तो हमारा जो पेशेंट है उसका काम होता है फैमिली को डिमोरलाइज करना, फैमिली को डिमोटिवेट करना, फैमिली को होपलेस कर देना। वो ऐसी बातें करता है जिससे इलाज के जो रास्ते हैं वो बंद ही रहते हैं, इलाज का दरवाजा खुलने नहीं देता। जो ही वो इलाज का दरवाजा फैमिली खोलने की कोशिश करती है तो हमारा मरीज अपना काम दिखा देता है, और फैमिली जो है वो फिर जो है वो डिफेंसिव मोड में चली जाती है, पीछे दुबक के बैठ जाते हैं, डर के बैठ जाते हैं। तो फैमिली को चाहिए कि माहिरीन से रब्ता करें, फैमिली को चाहिए कि आके इसके बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लें, चूंकि अब इसका बहुत एक अच्छा तरीकाकार और हल मौजूद है। चूंकि अनफॉर्चुनेटली अगर इस इंतजार में आप बैठेंगे कि वो खुद आएगा और खुद आपको कहेगा कि बताएं कहाँ जाना है और कहाँ मुझे दाखिल होना है और किस रिहैब में जाना है, तो ये कुछ प्रैक्टिकल नहीं लगता। चूंकि जब ड्रग्स आपको इतना अम्पेयर कर देती हैं मेंटली, साइकोलॉजिकली, तो दिमाग के जिस हिस्से से उस हेल्प के लिए आवाज आनी है, क्योंकि वो हिस्सा ही डार्क है, वो हिस्सा ही काम नहीं कर रहा ब्रेन का, तो फिर चांसेस इसमें बहुत कम है कि उसको रियलाइजेशन खुद से होगी और वो आपको मदद के लिए पुकारेगा। तो हमेशा ऐसे हालात में जो मदद है वो बाहर से आती है। तो ये जो पेशेंट ने जो है ना वो अंदर से, डॉक्टर सराक साहब कहते होते हैं कि अंदर से जो है ना दरवाजा कुंडी लगाई होती है उसने, पेशेंट ने जो है ना वो अंदर से कुंडी लगाई होती है, और ये हमेशा बाहर से ही कोई नॉक करता है, और जब बाहर से नॉक करेगा तो तभी कोई मसले का जो है वो हल निकलेगा। बिल्कुल ठीक। मैं नदीम इकबाल साहब से पूछना चाहूंगी, जैसे बताया अभी वकील साहब ने कि ये फैमिली को ये स्टेप लेना पड़ता है यूजुअली, कि पेशेंट की मर्जी का इंतजार नहीं करना होता कि उसकी मर्जी बनेगी इलाज के लिए तो फिर ही वो आएगा। तो फैमिली ये कदम जब उठा लेती है और मरीज को इलाजगाह में ले आती है और उसका इलाज शुरू हो जाता है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस फैमिली को रखनी चाहिए, किन मराहिल से गुजर कर मरीज रिकवरी की तरफ आता है? क्योंकि एक मरीज है जो कि नशे आइस करता है और फिर उसकी वजह से साइकोसिस में था, फिर उसको उसकी मर्जी के खिलाफ इलाज में लेके लाया गया, और फिर उसके बाद जाहिर है अब उसको उससे नशा छुड़वाया जा रहा है और उसको नशा नहीं मिल रहा। तो क्या फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान? और
क्योंकि ज्यादातर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जैसे ही कोई इलाज में आ जाता है तो अब उसको बस ठीक हो जाना चाहिए और अब उसको मान जाना चाहिए, और वो क्यों गुस्सा कर रहा है, वो क्यों नाराज है, हमने तो उसकी बेहतरी की है। तो क्या रिजल्ट्स हैं जो कि फैमिली एक्सपेक्ट उसको करना चाहिए, और आप बताएं कि क्या होप है कि जब कोई इलाज में आ जाता है तो फिर उसकी बेहतरी के हवाले से भी जरा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि जो क्रिस्टल मिथ की एडिक्शन है या बाकी एडिक्शन के लिए ऐसा है कि कुछ शॉर्टकट नहीं, कोई वन नाइट सोल्यूशन नहीं है कि पेशेंट अगर इलाज में आए हैं और रातों रात कोई रिहेबिलिटेशन की टीम उनके साथ कोई जादू करेगी या उनको कोई ऐसा टोटका देगी या कोई ऐसी दवाई पिलाएगी कि वो रातों रात अगले दिन बिल्कुल ठीक ठाक होगा, और वो तमाम जो डिल्यूजन्स हैं, पैरानोया है, या उनकी जो फिजिकल हेल्थ पे कुछ के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। सो फैमिली को किसी शॉर्टकट के इंतजार में नहीं रहना चाहिए, या ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका जो प्यारा है या जो उनका लव्ड वन है वो बहुत जल्दी से सेहतयाब हो जाएगा या उसके अंदर बड़ी जल्दी जल्दी कोई बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जनरली देखा है कि जब पेशेंट इलाज में आता है तो इलाज में आने के बाद शुरू के दिनों में वो इलाज में आने से पहले की निस्बत थोड़ा बुरा नजर आता है, उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो थोड़ी बुरी नजर आती है, उसके जो रवैये हैं वो थोड़े बुरे नजर आते हैं कि मरीज अगर अपनी मर्जी के बगैर आया है और फिर वो इलाज में आया है और वो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर रहा है, वो विड्रॉल फेस कर रहा है, तो वो उस तरह से चाको चौबंद नहीं नजर आता जैसे कि वो ड्रग करते हुए नजर आ रहा होता है। सो कोई शॉर्टकट नहीं है और एकदम से वो बेहतर नहीं नजर आएंगे। फैमिली कुछ चीजें अगर करे तो उससे वो अपने उस लव्ड वन की बहुत अच्छी मदद कर सकती है। सो कोई शॉर्टकट का इंतजार नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बीमारी के बारे में सीखना चाहिए, अपनी पूरी इलाज में इन्वॉल्वमेंट शो करनी चाहिए, और वो तमाम तर रवैये, वो तमाम तर एक्शन, वो तमाम तर थॉट्स अपनी तब्दील कर लेनी चाहिए जो इलाज में आने से पहले वो कर चुके हैं। क्योंकि हमारे पास या किसी भी रिहेबिलिटेशन में जब कोई पेशेंट पहुंचता है, किसी इलाजगाह में मरीज पहुंचता है, तो हम कोई पहली ऑप्शन नहीं होते, हम जनरली लास्ट ऑप्शन होते हैं। जब पानी सर से गुजर चुका होता है, जब वो सब कुछ कर चुके होते हैं, शादी करने की ऑप्शन, उम्रा कराने की ऑप्शन, उनको कारोबार कराने की ऑप्शन, उनकी डिमांड्स पूरी करने की ऑप्शन, या अपना घर तब्दील करने की ऑप्शन, उनकी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी करने की ऑप्शन, उनको प्यार मोहब्बत से ठीक करने की, धमकी देकर, सख्ती करके, तो अब अगर इलाज में आने के बाद भी फैमिलीज वही सारा कुछ करके उन्हें ठीक करने की कोशिशें कर रही हैं, तो फिर ये एक बहुत बड़ी गलती है जिससे इलाज सैबोटेज होता है। सो फैमिली को ये चाहिए कि जब पेशेंट इलाज में आ जाता है तो फिर उन्हें साइंटिफिकली जो उनके माहिरीन उनको टीच कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, या जो वो खुद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके साथ मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो नशे की बीमारी का इलाज है, इसमें थेरेपिस्ट के साथ साथ, ट्रीटमेंट सेंटर के साथ साथ फैमिली का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ तक कि इलाजगाह में जो मरीज से मिलना होता है वो भी एक तरह की मेडिसिन होती है जो इलाज में बहुत इफेक्टिव और इनइफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है। अगर उसको साइंटिफिकली उसके जो SOPs हैं, उसके जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली किया जाए, तो वो इलाज के लिए बहुत एक अच्छी प्रोडक्टिव मेडिसिन का रोल प्ले करती है। और अगर उनको अगेन नॉन साइंटिफिकली वही पुराने तरीकों से किया जाए तो फिर उसका बड़ा बुरा असर भी आ सकता है। और अगर इस सारे पॉइंट को समअप किया जाए तो मरीज की प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। डे बाय डे एक स्लो प्रोसेस के तहत मरीज प्रोग्रेस कर रहा होता है, बेहतर हो रहा होता है। ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम अगले ही दिन या 10 दिन के बाद मरीज से मिलेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, वो हमें कोई चैलेंज नहीं देगा, वो हमें कोई बुरा भला नहीं कहेगा। उसकी प्रोग्रेस देखनी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। शुरू में मरीज फिजिकली प्रोग्रेस करता है, फिर मरीज साइकोलॉजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, उसके तमाम फैक्टर्स ही आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रोग्रेस करते हैं। यानी एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए जब फैमिली मरीज को इलाज में लेके आती है कि ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होगा तो फिर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। बल्कि बाज़ औक़ात तो देखा गया कि जब कोई इलाज में आता है तो पहले वो बहुत खराब होता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको वो ठीक होता वो नजर आता है। यानी जैसे ही वो इलाज में आता है तो एकदम से ऐसे लगता है कि
बिल्कुल ही उसकी हालत खराब होना लगती है। और फैमिलीज कई दफा कह रही होती हैं कि घर पे तो ऐसे नहीं होता था, तो अभी इसके हाथ क्यों कांप रहे हैं, तो अभी इसको भूख क्यों नहीं लग रही, अभी इसको नींद क्यों नहीं आ रही। तो वो शुरू में ऐसे लगता है कि तो और खराब हो गया है। शुरू में वो गुस्सा भी करता है, वो क्योंकि गुस्सा करता है, वो धमकियां देता है, वो नाराज होता है, या वो आपको उदास नजर आता है, वो डिप्रेशन में है। तो फैमिलीज को लगता है कि इलाज में आके तो कहीं और खराब हो गया। तो एक्चुअली ये प्रोसेस ही यही है कि पहले मरीज आपको काफी ऐसे लगता है कि हालात खराब हो गए, और फिर उसके बाद एकदम से वो हमें नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर जाते हैं, विड्रॉल मैनेज हो जाते हैं, थोड़ा उसको होश आनी शुरू हो जाती है, बात समझ आती है, रिसेप्टिव होता है, तो फिर वही मरीज हमें बेहतर होता भी नजर आता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मैं एक आखिरी कंक्लूडिंग क्वेश्चन है जो कि पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अस्पताल हैं, हम सब नशे के मरीजों के साथ काम करते हैं उनकी फलाह के लिए, इलाज के लिए। और नशे के जो आइस का जो नशा है उसके हवाले से भी काफी हम मरीजों के साथ इलाज में शामिल होते हैं। तो हमारे जो हॉस्पिटल हैं, सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज, तो उस हवाले से मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगी कि क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, हमारे तरीकेकार क्या है इलाज का, ताकि हम अपने देखने वालों को बता सकें कि कौन सी ऐसी होलिस्टिक अप्रोच है जो हम इस्तेमाल करते हैं और मरीज की के इलाज में हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तलाल साहब से सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप बताएं हमारे देखने वालों को कि ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर क्या है, ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है एडिक्शन के, आइस के एडिक्शन के हवाले से। जी, थैंक यू वेरी मच मिस आमना। विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक जो हैं, ये ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर के हवाले से और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज के हवाले से दुनिया के जो बेहतरीन टॉप के 4-5 सेंटर्स हैं उनमें से एक है। और ट्रीटमेंट जो मॉडल है, जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, उसमें से बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो कि डॉक्टर सदाकत की इनोवेशंस हैं, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खुद से काम कर रहे होते हैं। और वो ऐसी चीजें प्रैक्टिस हैं जो कि पाकिस्तान में क्या दुनिया में भी कहीं भी प्रैक्टिस नहीं होती, जिनमें से जो सबसे बेहतरीन चीज है वो मरीज की फैमिली के साथ दाखिल होने के अगले दिन मुलाकात कराना है, जो हम टच एंड गो विजिट्स कहते हैं। तो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल ऐसे शुरू होता है विलिंग वेज के अंदर कि जब कभी भी कोई मरीज आता है तो उससे पहले हमारी उसकी फैमिली के साथ कुछ इंटरेक्शंस होते हैं, और उसके नतीजे में जब मरीज जो है वो साइन इन करता है तो उसकी विड्रॉल मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है दवाइयों के जरिए। उसके जिस्म से जो नशा निकलने का अमल है उसको उसके सिम्टम्स को मैनेज करना और उसको पेन फ्री बनाना, ये वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ ही जो घर वालों की ट्रेनिंग है और मरीज के साथ जो उसके काउंसलर्स के सेशन हैं वो डे 1 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और हर एक दिन का एक गोल होता है जो कि उसके काउंसलर ने अचीव करना होता है। और जो काउंसलर होते हैं हर एक मरीज के लिए वो डेडिकेटेड होते हैं, जो कि मरीज के लिए और फैमिली के लिए, और एट टाइम्स एक टीम होती है जो काम कर रही होती है। एक से ज्यादा प्रोफेशनल जो है वो किसी एक मरीज के साथ काम कर रहे होते हैं, जिसमें साइकेट्रिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, और फिर बाकी का जो सपोर्ट स्टाफ है वो मिलके ये टीम बनाता है और वो मरीज के
हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी एस्पेक्ट का ख्याल रख रहे होते हैं। तो जो इलाज है उसके अंदर सबसे पहले तो विड्रॉल मैनेजमेंट है, जो पहले दिन से स्टार्ट होके और 15 डे तक विड्रॉल मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। और उसके साथ साथ जो है वो मरीज के और घर वालों की मुलाकातें होती रहती हैं। 21st डे पे हम उसकी डिनायल मैनेजमेंट पे काम स्टार्ट करते हैं। जैसे वकील मुराद साहब ने एक इंटरवेंशन लेटर्स के बारे में बताया, उसको मोटिवेट करके इलाज में लाने के लिए, लेकिन इलाज के अंदर भी रहते हुए उसको ये बताने के लिए कि नशे की वजह से वो क्या मामलात हुए जिसके नतीजे में फिर ये इलाज शुरू हुआ। तो उसको दोबारा से खास स्ट्रक्चर्ड वे में, खास साइंटिफिक तरीके से बताया जाता है, जिससे कि फिर वो मानने लगता है कि उसकी जिंदगी के अंदर क्या मसाइल हुए। बल्कि अपने इलाज के 28वें दिन जब वो अपनी ही एक मोरल इन्वेंटरी बना रहा होता है, तो वो अपनी फैमिली के साथ ऐसे वाकयात भी शेयर करता है जो कि उसकी जिंदगी में हुए लेकिन फैमिली के नॉलेज के अंदर नहीं थे। जिससे हमें पता चलता है कि जो मरीज का डिनायल है वो, या खुद फरेबी जो है, या जो मानता नहीं है कि उसको नशे की वजह से कोई मसाइल थे, वो वाली जो सिचुएशन है वो चिकनाचूर हो जाती है और वो एक्सेप्ट करने लगता है अपने इलाज के अंदर। और जब मरीज अपने नुकसानात को मानता है और उसको अंडरस्टैंड करने लगता है, तो फिर जो उसकी क्रेविंग है, तलब जो है नशे की, वो भी काफी नीचे आ जाती है। उसके साथ साथ जो दवाइयां हैं वो भी विड्रॉल मैनेजमेंट से जो है वो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट और जो उसकी कंप्लायंस है उसके लिए बस बाकी रह जाती है, उसकी मिकदार काफी कम हो जाती है। फिर वो पॉइंट होता है जब मरीज के साथ जो है वो उसकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है, उसके अंदर ऐसी उसको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं जिसके साथ वो फिर इवेंचुअली नशे से दूर रहने में उसको बहुत मदद मिलती है। और इसके साथ साथ जो फैमिली और मरीज की जो रिलेशनशिप के मसाइल पैदा हुए होते हैं, उसमें घर वालों के साथ भी और मरीज की फैमिली के साथ भी जो है वो फिर काम किया जाता है। उनके ऐसे इंटरेक्शंस कराए जाते हैं जिसके अंदर जो घर वाले हैं वो दोबारा से अपने रिश्ते को यूं डेवलप कर लेते हैं कि वो अपने मरीज से कोई बात की तवक्को करें तो उनका मरीज जो है वो उनकी बात जो है वो मानने लगे। और इसी के ऊपर, पैटर्न के ऊपर जो है वो फिर इलाज को बिल्डअप किया जाता है। इसके साथ साथ उनकी, क्योंकि विलिंग वेज के अंदर और सदाकत क्लिनिक जो है ये पर्पस बिल्डिंग्स हैं इनकी, और ये घरों के अंदर नहीं बने हुए बल्कि ये एक प्रॉपर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जो कि एक बेहतरीन रिहैब सेंटर को ज़हन में रख के बनाए गए हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंसान को घुटन नहीं बल्कि एक बहुत ही खुला जो है वो फीलिंग आती है। व्यूज बड़े अच्छे होते हैं इनकी, हॉस्पिटैलिटी, इनके फूड का बड़ा बेहतरीन ख्याल रखा जाता है। जो बेहतरीन चेंज आता है काउंसलिंग से, तो मैं अक्सर फैमिली के साथ शेयर करता हूँ कि रफली एक मरीज के साथ इंडोर ट्रीटमेंट के अंदर 550 काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं। विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक्स के अंदर 550 के करीब काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं और फैमिलीज के साथ तकरीबन 60 से 65 काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं एज पर डिजाइन। और ये इतना भरपूर काम है जिससे कि फिर वो चेंज आता है जिसकी हम सब जो है वो जिस गोल को हम रख के चल रहे होते हैं। और हम लोग अमूमन मरीजों का ये जो 100 दिन का मुकम्मल इलाज होता है या फिर 60 दिन का एक पार्शल इलाज होता है या 42 डेज की विड्रॉल मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है, इसके बाद जो है वो एक फॉलोअप का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर के वो एक another 100 फॉलोअप सेशंस उन्होंने करने होते हैं अगले एक साल के अंदर। यानी 265 दिनों के अंदर उन्होंने ये प्रोग्राम को कंप्लीट करना होता है। इसके जब वो ये बात मुकम्मल कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छे नताइज मिलते हैं उन मरीजों को और वो फिर नशे की लत से जो है वो उनको बहुत लंबे अरसे के लिए छुटकारा मिल जाता है। अच्छा, क्रिस्टल मेथ के क्योंकि बाकी जितने भी नशे हैं उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो इसके जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं और इसका जो विड्रॉल मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये काफी ट्रिकी होता है। और पेशेंट जब इंडोर में हमारे पास आते हैं तो उनकी जो हालत देखने को मिलती है जब नशा नहीं मिल रहा होता उनको, तो शुरू में बाकी नशों से अगर हम कंपैरिजन करें तो क्रिस्टल मेथ का जो विड्रॉल मैनेजमेंट है और जो इसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं और काफी ट्रिकी भी होते हैं। और इसमें बड़ा जरूरी होता है जो शुरू की जो मॉनिटरिंग होती है वो बहुत जरूरी होती है कि पेशेंट को सुपरविजन में रखा जाए, विजिलेंस में रखा जाए,
क्योंकि वो मुख्तलिफ जज्बाती कैफियत से गुजर रहा होता है, उदासी बहुत ज्यादा होती है, कुछ जिंदगी में उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, और बहुत ज्यादा बेचैनी और क्रेविंग्स बहुत शदीद होती हैं। तो मैं इसमें वकील मुराद साहब से और नदीम साहब से भी जानना चाहूंगी और मिस हफ्जा से भी, कि इसमें वो जो शुरू का जो टाइम होता है उसमें मेडिसिन का रोल, उसमें पेशेंट की सुपरविजन का रोल, और उसके साथ जो डेली इंटरेक्शंस होती हैं वो कितना अहम रोल प्ले करती हैं पेशेंट का वो जो टाइम पीरियड है उसको बेहतर तौर पर गुजारने में, और हम उसको किस तरह से लेकर चलते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर शेयर करें। देखिए, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास इंडोर में आते हैं या इस तरह से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो सबसे पहला थंब रूल तो है ही साइकेट्रिक इलनेसेस को डील करने का मेडिकेशन से है। यानी आते ही उनके साथ लंबी लंबी बातचीत तो की नहीं जा सकती, सिर्फ उनके विड्रॉल्स को मैनेज करने के लिए मेडिसिन से बहुत हेल्प ली जाती है। और क्योंकि वो काफ़ी एजी और काफ़ी एक मिजरेबल सी स्टेट में होते हैं हर ड्रग के विड्रॉल में, तो मेडिसिन से बहुत सपोर्ट ली जाती है। उसके साथ साथ कांस्टेंट विजिलेंस में उनको रखा जाता है, जिसमें एक रूल ये भी है कि स्टाफ जो है ना वो फ्रीक्वेंटली शिफ्ट चेंज कर रहे हो ताकि वो थके ना और उनकी विजिलेंस में कोई कमी ना आ जाए। इसलिए उन एक पर्टिकुलर पेशेंट के साथ कोई एक कॉन्स्टेंटली स्टाफ होंगे जो उनको ऑब्जर्व करते रहेंगे, चाहे उन्होंने खाना खाने जाना हो, चाहे उन्होंने वॉशरूम जाना हो, तो वो उनको साथ साथ उनके रहेंगे ताकि वो फीडबैक देते रहें काउंसलर्स को भी, डॉक्टर्स को भी। एज अ काउंसलर हम या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, हमारा काम ये होता है कि हम उस पेशेंट के साथ बार बार सेशंस करते हैं जिससे कि हम रिपोर्ट बिल्ड कर सकें, हमारी एक फेमिलियरिटी सी हो जाए उनके साथ, ताकि हमारा चेहरे जरा जाने पहचाने से हो जाए। वो अपने प्रॉब्लम्स अगर कोई फेस कर रहे हैं तो वो हमसे हेजिटेंट फील ना करें हमसे डिस्कस करने में। और हम साथ साथ इनसाइट पर काम कर रहे होते हैं, इनसाइट डेवलपमेंट पर, क्योंकि ऐसे साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ बहुत बड़ा मसला ये होता है कि इनको इनसाइट नहीं होती अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल भी। तो रिपोर्ट बिल्डिंग, इनसाइट डेवलपमेंट, इसके साथ साथ हम डिजीज कॉन्सेप्ट को टच करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते मेडिसिन अंदर चली गई और अब वो अपना असर करना शुरू हो जाएगी, पेशेंट को इतना रिसेप्टिव बनाना शुरू हो जाएगी कि वो हमें एक लिसनिंग एयर प्रोवाइड करना शुरू हो जाए बेसिकली। तो डिजीज कॉन्सेप्ट पर हम थोड़ी थोड़ी बात करना शुरू करते हैं, फैमिलीज से मिलवाना शुरू करते हैं, फैमिलीज को डिफरेंट एजेंडास देते हैं हर मीटिंग का कि आज की मीटिंग में खास तौर पर किस चीज को टच करना है। तो आते ही हमारा गोल ये होता है कि हम बिहेवियरल ट्रेनिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि पेशेंट्स की कॉग्निशन पर काम करना शुरू में इतना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो बहुत फिक्स्ड और रिजिड सी होती हैं। तो हम बिहेवियर से उनके साथ एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिस तरह टचिंग टू विजिट्स बिहेवियरल टेक्निक्स की बहुत बड़ी एग्जांपल है कि उसमें हम सिखाते नहीं है पेशेंट्स को कि आपने किस तरह से मीटिंग करनी है, बोल कर नहीं बताते, कोई स्क्रिप्ट नहीं देते, हम अपने बिहेवियर से उनको अनकॉन्शियस लर्निंग में डालते हैं कि अगर आप ऐसी बात करेंगे तो हम आपके पास स्टे करेंगे और मीटिंग अच्छी काउंट होगी और हम ज्यादा देर तक रुकेंगे। जैसे ही आप कोई इस तरह की बात करेंगे जिससे मीटिंग खराब होनी है तो हम चले जाएंगे और अगले दिन दोबारा मिलेंगे। तो ये बिहेवियरल ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि हम आते ही पेशेंट के साथ इस तरह की चीजों पर काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स की इनकी मेडिसिन का एरिया तो मैं दोबारा कहूंगी कि बहुत गौर से देखना पड़ता है। डॉक्टर्स भी 24/7 जो है ना वो इस चीज पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए जो इस तरह के विड्रॉल्स मैनेजमेंट होते हैं वो आउटडोर में नहीं की जा सकती कि आप एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और पेशेंट को घर भेजते हैं। आपको उनको कांस्टेंट विजिलेंस में रखना होता है क्योंकि आपको मेडिसिन चेंज करने होती हैं उनके रिएक्शंस देखकर या पेशेंट पे उसका कैसा असर आ रहा है। तो ये कुछ काम है और जैसे ही वो रिसेप्टिव होना शुरू हो जाते हैं तो हम स्किल डेवलपमेंट पर काम करना शुरू हो जाते हैं, उनको ऐसी टेक्निक सिखाना शुरू हो जाते हैं जैसे क्रेविंग मैनेजमेंट की टेक्निक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की टेक्निक्स, कि वो अपनी फैमिली से अच्छे से बात कर सकें, रिलैप्स को प्रिवेंट करने के तरीके उनको सिखा रहे होते हैं। कुछ ऐसी एग्जीक्यूटिव स्किल्स होती हैं जो उनको उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए सिखा रहे होते हैं। तो क्रैश कोर्सेज इन चीज़ों के हम फौरन शुरू कर देते हैं जैसे ही उनकी रिसेप्टिविटी आना शुरू होती है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत हेल्प करती हैं उनकी सारी स्किल्स डेवलपमेंट में और ट्रीटमेंट को लेकर चलने में। ठीक, नदीम साहब आपको इसमें इनपुट देना। जब भी इलाज शुरू होता है और इलाज शुरू के दिनों में होता है यानी पहले मरहलों से गुजर रहा होता है, तो 2 चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं जो कि हम किसी भी क्रिस्टल मेथ के एडिक्ट को ट्रीट करते हुए इनिशियल डेज में इन 2 चीज़ों से ज़्यादा हेल्प लेते हैं। उनमें जो पहला जो सोर्स है, पहली जो चीज़ है वो मेडिसिन है। और मेडिसिन के लिए जैसे ही कोई पेशेंट एडमिट होते हैं तो हम उनकी लैब टेस्टिंग कंप्लीट करते हैं, उनके वाइटल्स मॉनिटर करते हैं,
हमारा स्टाफ आवर्सली ये कर रहा होता है। उनके साथ अगर कोई कोमोर्बिडिटीज है तो उनको देखा जा रहा होता है। और फिर हमारी पूरी एक मेडिकल टीम है, साइकेट्रिस्ट की टीम है, जो भी उन लैब की रिजल्ट्स आती हैं और जो कोमोर्बिडिटी है तो उनको फिर मेडिसिन के थ्रू और पेशेंट के जो विड्रॉल है, क्योंकि जो क्रिस्टल मिथ के विड्रॉल्स हैं वो काफ़ी सीवियर होते हैं और बाज़ केसेस में सब्स्टिट्यूट से हेल्प लेना पड़ती है, तो फिर हमारी मेडिकल टीम डिसाइड करती है कि कौन सा सब्स्टिट्यूट और कैसे किस क्वांटिटी में मरीज को दिया जाएगा। तो पहला जो इनिशियल फेज में सबसे बड़ा हेल्प पेशेंट को होता है वो मेडिसिन के थ्रू होता है, जो ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। क्योंकि जब आप पेशेंट को मेडिकली ट्रीट करते हैं और उसको पेन से कंफर्ट में लेकर आते हैं तो ये खुद ब खुद मरीज का आपके साथ रेपोर बिल्ड करने में हेल्प करता है। कि जब पेशेंट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार होता है, उसके जहन में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होती हैं कि मैं अगर इस चीज़ को क्विट करूँगा तो मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। कुछ पेशेंट्स के अंदर तो ये भी होता है, वो अपनी फैमिली को भी ये कह चुके होते हैं कि अगर आप लोगों ने मुझे रिहैब किया तो मैं फिर वहाँ मर जाऊँगा, मैं इस चीज़ के बगैर रह नहीं सकूँगा। तो पेशेंट जब आता है और वो इन डिफ़िकल्टीज़ को नहीं देखता बल्कि कंफर्टेबल फील करता है, हम मेडिकली उनको ठीक करते हैं, तो ये रैपोर बिल्डिंग में हेल्प करती है। दूसरी जो चीज़ है जो इनिशियल डेज में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है वो पेशेंट की लिसनिंग करना और उनके जो कंसर्न्स हैं उनको रिप्लाई करना, उनको रिस्पॉन्ड करना, ना कि अवॉइड करना। इस चीज़ के लिए हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो भी काफ़ी ट्रेंड होता है। उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग होती है कि उन्होंने मरीज के साथ आर्ग्यू नहीं करना बल्कि उनके कंसर्न्स को सुनना है और फिर उनको रिस्पॉन्ड करना है। और कहीं पे जहाँ पे भी उनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो फ़ौरन से प्रोफेशनल तक इस बात को पहुँचाती हैं और फिर प्रोफेशनल जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अकॉर्डिंगली भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ये दो चीज़ें इनिशियल डेज में मरीज को इलाज को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है, जो कि हम करते हैं, जिससे फिर मरीज की हमारे साथ रैपोर बिल्डिंग हो जाती है, उसके काफ़ी ज़्यादा मिथ्स दूर होते हैं और फिर आगे इलाज स्मूथ चलता है और आगे फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जो कि मिस हफ्सा ने भी बताया। वकील साहब, आप इसमें अपनी इनपुट दें। ट्रीटमेंट के स्ट्रक्चर के हवाले से जो आइस एडिक्शन के पर्टिकुलरली पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उस हवाले से कि विलिंग वेज कराची जो नो डाउट के जो पहला मरला है वो मेडिसिनल है और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटिपिकल एंड टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और चूंकि ये सारा सिम्टोमेटिक होता है, डेली बेसिस पे उनकी एवेल्युएशन होती है, जो उनके साइन सिम्टम्स होते हैं तो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो उनको दिया जाता है। ऑल्टरनेटिव्स की ज़रूरत होती है, उस पर डालना है पेशेंट को, सब्स्टिट्यूट देना है, कितने क्वांटिटी में है और कितने टाइम तक देना है, और साथ में फिर जो एक क्लोज जो उसकी विजिलेंस, जो उस पे उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, उसकी देखभाल करना, चूँकि शुरू के जो 21 डेज टू 28 डेज होते हैं, नो डाउट इसमें विड्रॉल मैनेजमेंट और रैपोर बिल्डिंग उसके साथ पेशेंट के साथ और उसको एडजस्ट रिहैब में करवाने के लिए जो एक उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि चूंकि ये शुरू के जो 4 वीक्स है ना ये थोड़े टफ होते हैं और इसी में टच एंड गोज भी चल रही होती हैं। फिर टच एंड गोज को फैमिली के साथ काम भी साथ साथ में जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इधर से पेशेंट फिजिकली साइकोलॉजिकली इंप्रूव हो रहा होता है, उधर से फैमिली की डे 1 से ट्रेनिंग हो जाती है और वो रेगुलर बेसिस पे अपने पेशेंट को देखते हैं, जिससे उनकी सेटिस्फेक्शन होती है और उसकी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं। ऑल्दो ये शॉर्ट विजिट्स होती हैं लेकिन ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, जिससे उनको इंटरेक्शंस को बेहतर करने में हेल्प मिलती है, चूँकि साइकोलॉजिस्ट काउंसलर साथ में मौजूद होते हैं और एक बड़ी डिटेल उनके साथ डिस्कशन के बाद उनको पेशेंट के सामने लेके जाया जाता है और फैमिली अपनी बातचीत करके नीचे आ जाती है। एज कम्पेयर टू के पेशेंट को आप डंप करते हैं किसी रिहैब में और वहाँ पे आप पेशेंट को मिलते नहीं है और वो पेशेंट जब फैमिली से नहीं मिलता रेगुलर तो वो रिजेंटमेंट्स पाल रहा होता है और वो बजाय ट्रीटमेंट लेने के तो वो एक प्रिजन और जेल की फीलिंग उसको आ रही होती है। तो हमारे ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स में देखा गया है कि ये बहुत एडवांस और बहुत साइंसी बुनियादों पे हमने जो इसमें इनोवेशंस की हैं और डॉक्टर साहब का जो माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, जो वो चीज़ों को उन्होंने जिस तरह से इनोवेट किया है तो वो लाजवाब हैं।
जिसमें से दिस इज वन ऑफ देम, जिसको हम टच एंड गो मीटिंग्स या टच एंड गो इंटरेक्शंस कहते हैं। तो इसके बड़े ज़बरदस्त जो है रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं। और 28 डेज के बाद जो पहला फेज है वो गुजर जाता है, तो उसके बाद उसकी जो स्किल बिल्डिंग का काम भी जो है वो शुरू हो जाता है, उसके मोटिवेशन पे काम शुरू हो जाता है, फिर उसके मूड मैनेजमेंट पे काम शुरू हो जाता है, क्रेविंग मैनेजमेंट्स की जो है वो चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं। और फिर फिनिशिंग टच जो फेज है, जो कि आप समझें कि कोई 70 डेज के बाद हम फिनिशिंग टच के फेज को जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें चीज़ों को अब हमने फिनिशिंग करना है पेशेंट के लेवल पे और फैमिली के लेवल पे। और 100 दिन के बाद फिर अगले 100 दिन की तैयारी जो है वो हम करवाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली तो हम पहले 100 दिन के बाद कहते हैं कि पहला जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब पहला दिन खैरियत से गुजर जाता है तो हम कहते हैं पहला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला वीक खैरियत से गुजर जाए तो फिर आगे फोर्स ही करते हैं, तो पहला मंथ जो है 30 दिन आप अच्छे तरीके से आपने जो है वो गुजारने हैं। तो फैमिली को ये छोटे छोटे चंक्स और टारगेट्स लेके चलते हैं, और 30 दिन के बाद फिर के 100 दिन जो हैं वो खैरियत से गुजर जाएं, और 100 दिन के बाद फिर ऑफ कोर्स जो है वो पीछे जो प्रोग्राम बचता है वो 163 डेज का बच जाता है। चूंकि 100 दिन आप इंडोर में गुजारते हैं, 100 दिन फिर आप रेगुलर फॉलोअप पे आते हैं, तो जो 265 दिन रह जाते हैं इंडोर प्रोग्राम के बाद, जिसमें 100 दिन आप रेगुलर फॉलोअप में होते हैं, और उसके बाद फिर आफ्टर 100 डेज अकॉर्डिंग टू पेशेंट उसकी क्या कंडीशन है, वीकली बेसिस पे आना है या हफ्ते में 2 दफा आना है या फोर्टनाइटली आना है। तो ये बेसिकली पूरा जो प्रोग्राम है ये एक 2 इयर्स के प्रोग्राम के ऊपर जो है वो एक मुहित होता है, और इसमें फैमिली जो है और पेशेंट जो है वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उसका जो राब्ता है यानी शुरू में ज्यादा होता है, और टाइम टू टाइम जो है वो फिर उसके अंदर गैप जो है वो आते रहते हैं। और उसमें मेडिसिन भी उसकी जो है वो मैनेज हो रही होती है। मेडिसिन भी जहां जब पेपर ऑफ होने की जरूरत होती है तो पेपर ऑफ होती है, क्योंकि फैमिलीज का ये बड़ा कंसर्न है। हमने देखा है कि दवाई कब तक चलेगी, कितनी चलेगी, कितने अर्सा चलेगी। तो अगर प्रोग्राम इस फैमिली जो है स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जो कि 100 डेज प्लस 2 इयर्स का जो स्ट्रक्चर है उसको जो है वो फॉलो करती है, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो मेडिसिन भी टाइम के साथ साथ जो है वो मैनेज हो रही होती है। तो ये खैरियत से जो रिसर्च है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप 2 साल जो है वो रिकवरी में रहते हैं, आप अपनी एब्सेनेंस को और अपनी रिकवरी को रिटेन करते हैं, तो फिर आपके फॉर द लॉन्ग टाइम हमेशा के लिए जो ठीक रहने के चांसेस हैं वो बहुत ब्राइट हो जाते हैं। क्योंकि जो ज्यादा लोग जिनकी लॉन्ग टर्म रिकवरी है, जो 10 साल से 20 साल से 30 साल से, या जिन्होंने हमेशा के लिए नशा छोड़ दिया, तो उसमें जो पहले 2 साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 साल के बाद जो आपकी जिंदगी में एक रवानी आती है ना रिकवरी में, कि आप बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं, और ये एक टाइम होता है आफ्टर 2 ईयर जिसमें पेशेंट को जाके ये पता चलता है कि हाँ ये मेरे फायदे के लिए हुआ और इसका बेनिफिट मुझे खुद मिल रहा है। तो बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। फैमिली जितना इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, समझेगी, रिजल्ट्स उतने ही ज्यादा जो है वो हाई होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। सो एक पूरा एक स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट मौजूद है इस नशे की जो बीमारी है उसके हवाले से। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और हमारी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए जो बड़ी ही अहम मालूमात हैं जो आपने शेयर की। उम्मीद है कि इससे हमारे देखने वालों को फ़ायदा होगा, अवेयरनेस में भी इजाफा होगा। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह के ही कुछ वेबिनार्स कंडक्ट करते रहेंगे और आवाम के लिए उनकी आगाही में इजाफा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए।
जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।